मैं 2 मिनट में फेसबुक लाइव करता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। Okay. मैं आओ तापी नदी को जाने वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये वेबिनार कैसे शुरू हुआ इसके बारे में मैं पहले कुछ बातें रखता हूँ। हमारे जो मेंटर है डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, मेधा पाटकर जी और पीवी राजगोपाल जी, इन सभी मेंटर से हमने जो सीखा है, और हमारे जो महाराष्ट्र के कोर ग्रुप मेंबर और हमारे मेंटर विनोद बोधनकर सर और नरेंद्र चुग सर, इन्होंने जब कोरोना का फर्स्ट फेज आया तो आओ नदी को जाने ऐसे सीरीज शुरू किया। पहले 44 एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया गया और उनसे सीख जो भी है उनका टॉक सीखने के बाद ऐसे तय हुआ अप्रैल 2021 में कि हम फिजिकल यात्रा निकालेंगे नासिक से वर्धा तक महाराष्ट्र में। लेकिन अगेन ड्यू टू कोरोना सेकंड वेव क्या हुआ कि वो सब फिजिकल यात्रा कैंसिल करना पड़ा, और फिर हमने डिसाइड किया हमारे कोर टीम ने कि हम ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट संवाद यात्रा शुरू करते हैं। तो फिर हमने अप्रैल 2021 से लेके अभी 2 महीने पहले हमारे महाराष्ट्र के 36 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हुए। पूरे 36 जिलों की महाराष्ट्र की ऑनलाइन संवाद यात्रा हमने की। ये सब होने के बाद जब 3 डिस्ट्रिक्ट, पहला डिस्ट्रिक्ट जो नासिक से शुरू हुआ, फिर जलगांव, नंदुरबार, धुलिया, ऐसे सारे डिस्ट्रिक्ट शुरू हुए। जब 3 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हुए और बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट की यात्रा चल रही थी, तब भी हमारे सारे साथियों ने डिसाइड किया कि हम आओ तापी नदी को जाने ऐसे एक यात्रा शुरू करते हैं। तो मैं जस्ट एक फोटो शेयर करता हूँ। ये जो आप देख रहे हो, तो हमने मई 2021 में पहला वेबिनार लिया था आओ तापी नदी को जाने का, जिसमें जलगांव डिस्ट्रिक्ट से एक मॉडल विलेज है गाड़ेगांव करके, वहाँ के सारे जो भी विलेजियंस है और उसके अलावा एनजीओ और गवर्नमेंट की टीम, ऐसे सारे लोगों को हमने यहाँ पर इनवाइट किया था कि उन्होंने मॉडल विलेज बनाने में क्या क्या कोशिश की। और ऐसे जलगांव डिस्ट्रिक्ट से हमारी यात्रा शुरू हुई। और ये यात्रा अब मुझे बताने में खुशी होगी कि आज हम 37 वेबिनार में, टोटल 36 वेबिनार ऑलरेडी हो चुके हैं। इसमें सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ऐसे तीनों राज्यों से मोर देन 90 स्पीकर्स यहाँ पर बात रखने आ चुके हैं। और उनका हर एक का टॉपिक अलग अलग है। कमल वाले बाबा है जो लोटस पे काम करते हैं, फिर बी कीपिंग वाले, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, केवी के ग्रुप थे कुछ, फिर तापी बेसिन पूरा मतलब बैतूल से लेके सूरत तक, उसके बारे में जो हाइड्रोलॉजी है उसके बारे में भी स्पीकर आए थे। तो ऐसे अलग अलग एरिया से जिनका हर एक का एरिया अलग अलग है, हर एक का टॉपिक अलग अलग है, ऐसे 90 से भी ज्यादा स्पीकर यहाँ पर आकर बात रख चुके हैं, जिनका अनुभव किसी का 10 साल का है, किसी का 40 साल का। ऐसे सारे स्पीकर और महानुभाव आप जैसे यहाँ पर आ चुके हैं। और ये हमने डिसाइड किया है कि हर महीने के दूसरे और चौथे संडे को हम शाम को 4 बजे इकट्ठा होते हैं। आज एक्चुअली 5th संडे, लेकिन पिछले संडे दिवाली का फेस्टिवल था, इसलिए हमने वो पोस्टपोन करके आज 30 तारीख को रखा। नहीं तो ये कंटिन्यूअसली शुरू है। आज 37 वेबिनार में हम पहुंच चुके हैं। और आप जैसे महानुभाव जो जिनका काम जमीन के ऊपर बहुत बड़ा है, इन सबको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और उनसे
सीखने के लिए, लर्निंग एंड लिसनिंग के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। हमारी पूरी टीम है। कभी कभी बहुत सारे लोग ऑनलाइन जुड़ नहीं पाते, लेकिन वो बाद में फेसबुक पे या यूट्यूब पे देखते हैं। और ये मैं अकेला नहीं हूँ, आज हमारे साथ रामकृष्ण पाटिल जी जो बुल्डाना से, वो भी हमारे टीम में कि जो हमेशा हमारा जो है कंटिन्यूअसली टॉक शुरू रहता है ऑन फोन कॉल, जूम। और ये पूरी टीम के तरफ से मैं कह रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, हमारी पूरी टीम शामिल है ये सारा करने में। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए सुनीता दीदी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के हमारे पहले वक्ता नीलेश देशमुख सर है, उनका परिचय करवाते। थैंक यू। सुनीता दीदी अनम्यूट कीजिए। हाँ। नमस्ते सभी को, नमस्ते। आज के जो अपने पहले वक्ता है देशमुख सर, उनका मैं संक्षिप्त में परिचय करवाती हूँ। नीलेश नीलेश रामराव देशमुख सर हमारे आज के पहले वक्ता है। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है मैडम, आ रही है। वह नांदुरा में रहते हैं और नांदुरा में देशमुख कोचिंग क्लासेस के संचालक है। उन्हें उनका जो कार्य है या उनका कार्य क्षेत्र वह चित्रकला और साहित्य, इन दोनों माध्यमों से वह समाज प्रबोधन करते हैं, समाज में जन जागृति लाते हैं तथा पर्यावरण एवं सामाजिक समस्याओं के बारे में लोगों में जागृति करते हैं। वृक्षारोपण, स्वच्छता, व्यसन मुक्ति, इन कार्यों में भी उनका सक्रिय सहभाग रहता है तथा छात्रों में सुसंस्कार डालने के लिए, सुसंस्कार करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और उनके लिए उचित गतिविधियों का वह आयोजन करते रहते हैं। आज तक उनको अलग अलग सम्मानों से नवाजा गया है, जैसे कि अस्मिता सेवा पुरस्कार देऊळगाव, कर्मयोगी सन्मान खामगाव, शिवनेरी गौरव पुरस्कार, मंगरुळपीर पत्रकार मित्र पुरस्कार अकोला, अक्षर युवा गौरव पुरस्कार बुलढाणा, माझी जाऊ सावित्री सन्मान नांदुरा, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार साठे सेवा पुरस्कार औरंगाबाद, नवक्रांती क्रांती योद्धा पुरस्कार अकोट, वीर भगतसिंह सन्मान चिन्ह जलगाव, अष्टपैलू राज्यस्तरीय काव्यलेखन पुरस्कार मुंबई आदि पुरस्कारों से देशमुख सर जी को सम्मानित किया गया है। इनके पुरस्कारों से ही उनके कार्य का हमें अंदाजा आता है या फिर जो उनकी व्याप्ति है वह पता चलती है कि उनका कार्य कितना बड़ा है। धन्यवाद। शुक्रिया दीदी। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए नीलेश देशमुख सर को आमंत्रित करता हूं कि अपना जो भी वक्तव्य वो रखे। उसके पहले हमारे साथ हमारे सीनियर मेंटर भीला पाटिल सर आए और पारस पांचल जी, इनका मैं स्वागत करता हूँ। रुचिका जी, नीलेश देशमुख सर आप बात रखिए। थैंक यू। आओ तापी नदी को जाने वेबिनार 37 सामान्यों का समन्वय भारत पुनर्निर्माण अभियानच्या माध्यमातून जनजागृतीचे कार्य निस्वार्थपणे करीत असल्याबद्दल
अ, आकाश जी बन्सल, राजेंद्र सिंग जी, तसंच जलबिरादरीचे विशाल सोनकुळे सर, गिरीशजी पाटील सर आणि मला नेहमीच प्रोत्साहन देणारे, मार्गदर्शन करणारे आमच्या जिल्ह्यातले आमचे रामकृष्णजी पाटील यांसह आपल्या संपूर्ण टीमचे खूप खूप अभिनंदन करतो. कारण समाज कार्यासाठी पुढे येणाऱ्या व्यक्ती फार कमी असतात, पण ज्या कमी असल्या तरी त्यांचं कार्य मात्र नेहमीच सर्वांना प्रेरणादायक असते आणि अशक्य त्या गोष्टी या माध्यमातून शक्य होत असतात. आपण त्यासाठी पुढाकार घेतलेला आहे. त्याबद्दल खरंच आपल्या संपूर्ण टीमचं मनःपूर्वक अभिनंदन आणि आपल्या लोकोपयोगी पर्यावरण हिताच्या अशा सेवाभावी कार्यासाठी मी शुभेच्छा व्यक्त करतो. आपण पर्यावरणात मुख्य घटक म्हणजे नदी, या नदीच्या रिलेटेड संबंधित जे काय असतील त्याविषयी आपण जागृती करत आहात. स्वच्छता असो, नद्यांमधलं पुनर्भरण असो, खोलीकरण असो, पाण्याचा उपयोग असो, नियोजन असो, या माध्यमातून समाजात सर्व प्रकारे जागृती करण्याचं काम आपण करीत आहात. कारण नदी म्हणजे जल हे सर्वांच्या अगदी जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. कुठलाही विषय असो किंवा क्षेत्र असो, जलाशिवाय तो पूर्ण होऊ शकत नाही. पाण्याचा मुख्य स्रोत म्हणजे ह्या नद्याच आणि मुळेच बहुतांश गावं जी आहेत किंवा शहर आहेत, ही नद्यांच्या काठावर बसलेली आपल्याला पाहायला मिळतात. सुरुवातीला नद्या 12ही महिने वाहायच्या, त्यामुळे त्या ठिकाणी फार म्हणजे स्वच्छता दिसायची. परंतु जसजशी लोकसंख्या वाढत गेली, शहरांची संख्या वाढत गेली, त्या ठिकाणी मग पाण्याचा मात्र त्या ठिकाणी शुद्धता हरवल्यासारखी आपल्याला वाटायला लागली. अस्वच्छता वाढायला लागली, कचऱ्याचं प्रमाणही वाढायला लागलं आणि त्यामुळे अशा प्रकारे आपले जे जलस्रोत आहेत ते म्हणजे वाईट स्थितीकडे जाऊ लागलेत. त्यामुळे मोठमोठ्या समस्या निर्माण व्हायला लागल्यात. मग महापुरासारख्या समस्या असतील किंवा अचानक पाणी टंचाई असेल, नद्या कोरड्या पडायला लागल्या असतील, असे अनेक प्रश्न आहेत. त्या नद्यांचं पुनर्जीवन करणं हे सर्वांसाठी, सर्व सजीवांसाठी अत्यावश्यक आहे. शहराचे, गावाचे सांडपाणी एकत्र करून सोयीच्या ठिकाणी सोडल्या जाते. मोठ्या-मोठ्या स्त्रोतांमध्ये सोडल्या जाते. राहत्या इमारतीमधून तसेच उद्योग, कारखाने यामधून सुद्धा निघणारं सांडपाणी जे आहे ते खूप अशुद्ध असते आणि हे अशुद्ध पाणी बऱ्याच वेळा त्या जलस्रोतात सोडल्या जाते. ते काही त्याच्या पाण्यामध्ये विरघळते, तर काही न विरघळणारं सुद्धा असते. परंतु यामुळे मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी प्रदूषण होते, जलप्रदूषण होते. मैल पाण्याचं रोग पसरवणारे सूक्ष्मजीव असतात. कारखान्यातून येणारे जे पाणी असेल ते अतिशय केमिकल युक्त असते. त्यामध्ये हे सर्व जलसाठ्यात सोडले तर जलस्रोत प्रदूषित होतात आणि सर्व सजीवांसाठी ते अतिशय घातक सुद्धा ठरतात. त्यामुळे या विषयाकडे सर्वांनी आवर्जून लक्ष देण्याची गरज आहे. आपण पुढाकार घेतलेला आहे. सर्वांनी या मोहिमेत जुडलं पाहिजे. सर्वांनी यात सहभागी झालं पाहिजे. सांडपाण्यावर आवश्यक त्या प्रक्रिया न करताच ते पाणी जलस्रोतामध्ये जर सोडलं तर त्यामुळे जलस्रोत प्रदूषित होतात. कारखान्यामधून सांडपाणी सोडण्यात येते. ते दूषित पाणी जमिनीत मुरते आणि जमिनीत मुरल्यामुळे काय होते की जे पाणी आहे ते पाणी तर दूषित होतेच, परंतु ज्या ठिकाणी पाणी साठते ते केमिकल युक्त दूषित पाणी त्या मातीला सुद्धा प्रदूषित करते. त्यामुळे जलाचं प्रदूषण तर होते, मातीचं, मृदेचं सुद्धा प्रदूषण होते. आजकाल शेतीसाठी भरपूर उत्पादन यावं यासाठी सुद्धा आता केमिकलचा वापर मोठ्या प्रमाणात व्हायला, रासायनिक खते कमी वेळेत जास्तीत जास्त पीक घेण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि त्यामुळे रासायनिक खतांचा वापर केला जातो, कीटकनाशकांचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो आणि ही रसायने सुद्धा मातीत जिरतात आणि मातीत जिरल्यामुळे मृदा ही अतिशय तिची वाईट स्थिती होते. तसंच रासायनिक जे घटक असतात ते पावसाचं जेव्हा पाणी पडते ते पाण्यासोबत त्या माती सोबत ते वाहत जातात आणि जलस्रोतामध्ये मिक्स होतात. त्यामुळे जलचर मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी नष्ट होताना आपल्याला दिसतात, त्यांना अपाय होताना दिसतात आणि पर्यायाने सर्व सजीवांना सुद्धा त्याचा
त्याचा बाधा ही पोचतेच. अशा अनेक कारणांनी पाण्याचे व मातीचे प्रदूषण घडत राहते. त्यामुळे सजीवांचे अस्तित्व धोक्यात आलेले आहेत. याची अजूनही बऱ्याच जणांना जाणीव नाही. त्याबद्दल जागृती होणे खरंच महत्वाचं आहे आणि आपल्या अशा उपक्रमातून ती नेहमी होतच राहील. पृथ्वीवरच्या पृष्ठभागापैकी भागात जमिनीवर पृथ्वीच्या एकूण जो पृष्ठभाग आहे, तर काही भागात आपल्याला जमीन पाहायला मिळते, काही भागात पाणी दिसते. जमिनीवर, पाण्यात आणि हवेत या सर्वच ठिकाणी सजीवांचं अस्तित्व आहे. पृथ्वीवरचा जो पृष्ठभाग आहे जवळजवळ 1/3 भाग जो आहे, तो भाग जमिनीने व्यापलेला आहे. तर 2/3 एवढा भाग हा पाण्याने व्यापलेला आहे. पण यापैकी बहुतांश पाणी जे आहे ते महासागरांमध्ये आपल्याला आढळून येते आणि महासागरातील पाणी हे खूप लांबवरचा प्रवास करून आलेलं असते. खूप शहरांमधलं पाणी त्यामध्ये मिक्स असते. बऱ्याच जंगलांमधलं व वेगवेगळ्या ठिकाणाहून पाणी एकत्र आलेलं असते आणि शेवटी महासागरांमध्ये साठलेलं असते. त्यामुळे महासागरांच्या पाण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात क्षार असतात आणि त्यामुळे हे पाणी जे आहे ते खूप मोठ्या प्रमाणात खारे असते आणि खाऱ्या पाण्याचा त्रास हा अतिशय जास्त असतो. ते पाणी कुठल्याही उपयोगात येत नाही. ना वापरण्यासाठी, ना पिण्यासाठी, ना आणखी कुठल्या उद्योगधंद्यासाठी आपण ते वापरू शकत. अशा पद्धतीने ते पाणी असून नसल्यासारखेच म्हटले तरी काही हरकत नाही. पण पृथ्वीवर जमिनीवरून वाहणारे लहान मोठे जे पाण्याचे प्रवाह आहेत, त्याचे पाणी मात्र गोड असते. जसं की ओहोड असेल, ओढा असेल, नदी असेल, अशा विविध नावांनी आपण त्यांना ओळखत असतो किंवा आपण त्यांना म्हणतो. तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे भूपृष्ठाच्या जवळजवळ 2/3 भाग हा पाण्याने जरी व्यापलेला असला तरी पिण्यायोग्य शुद्ध स्वरूपातील पाणी जे आहे ते फक्त 0.03% एवढेच आहे. त्यामुळे या पाण्याचा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे. कारण लोकसंख्या जी आहे ती कमालीची वाढते आणि झपाट्याने वाढते. त्यामुळे यावर कुठंतरी नियंत्रण आलं पाहिजे. कारण पाण्याचा जो प्रमाण आहे ते अतिशय अल्प आहे आणि एवढं पाणी सगळ्यांना पुरलं पाहिजे. लोकसंख्या जर मोठ्या प्रमाणात वाढत राहिली, प्रदूषण वाढत राहिलं, तर हे पाणी सुद्धा आपल्याला अपुरं पडणार. त्यामुळे पाण्याचा जे पाणी आहे ते टिकवता आलं पाहिजे. त्याची स्वच्छता, शुद्धता टिकवता आली पाहिजे आपल्याला. त्यामुळे त्याकडे आपलं लक्ष आपण सर्वांनी लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. त्या ठिकाणी काही पृथ्वीवर बरंच पाणी आहे की जे सरोवराच्या, तळाच्या, हिमनद्या किंवा हिमनग या स्वरूपात सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळते. बाष्प या स्वरूपात सुद्धा असते. मग जमिनीवरील जलसाठ्यांव्यतिरिक्त जमिनीखाली सुद्धा पाणी आहे. त्याला भूजल असं म्हणतो. हे भूजल विहिरी किंवा कुंपनलिकेच्या माध्यमातून काढण्यात येते. परंतु पृथ्वीचं सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आता शोषण सुरू आहे. पूर्वी ज्या विहिरी होत्या, विहिरीमधून अगदी दोर बकेट टाकून आपण हाताने पाणी काढू शकत होतो. जास्त आधीची गोष्ट नाही. परंतु त्यानंतर काळ बदलत गेला, लोकसंख्या वाढत गेली, पाण्याचं प्रमाण वाढत गेलं, वापर वाढत गेला आणि त्या ठिकाणी काय झालं, की त्या ठिकाणी पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर व्हायला लागला. पाणी आणखी खोललं. पाणी खोल गेलं, जे 10-15 फुटावर होतं ते 25-30 फुटावर गेलं. काळ आणखी पुढे गेला, आणखी पाणी खोल गेलं. 50-60 फुटापर्यंत पाणी गेलं. विहिरी खोल गेल्या आहेत. आता तर अशी परिस्थिती आहे की आपल्याला बोर करून पाणी काढावं लागते. म्हणजे पाण्याचं प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत आहे. हे आपण सगळ्यांनी आवर्जून लक्षात घेतलं पाहिजे. आता 300, 400, 500 फुटापर्यंत बोर करण्यात येतात आणि पाणी जबरदस्ती त्यातून उपसून काढल्या जाते. असा अतिरेक जर आपण करत राहिलो तर खरंच आपल्याला पाणी भविष्यात शिल्लक राहील का? हा सर्वांना पडणारा प्रश्न आहे. त्यामुळे पाण्याचं प्रमाण जे आहे ते आपल्याला कुठंतरी वाढवता आलं पाहिजे. पाणी टिकवता आलं पाहिजे. त्याची शुद्धता टिकवता आली पाहिजे. यावर विचार करणे ही काळाची गरज आहे. पृथ्वीवरील प्राणी असतील, वनस्पती असतील, सूक्ष्मजीव असतील इत्यादी सर्व सजीव हे अगदी एकमेकावर अवलंबून आहेत. हे आपण सर्वजण जाणतात. नद्या व जलाचे त्यामध्ये अत्यंत महत्वाचे स्थान आहे. त्यामुळे जलस्रोत टिकले पाहिजे. जलस्रोत टिकले, पर्यावरण टिकलं, निसर्ग टिकला तरच सजीव टिकतील. अन्यथा या ठिकाणी काही शिल्लक राहणार नाही.
हा गांभीर्याने विचार करण्याचा प्रश्न आहे. नुसतेच टिकले नाही पाहिजे पाणी, तर त्या पाणी शुद्ध सुद्धा ठेवता आलं पाहिजे, स्वच्छ सुद्धा राहायला हवं. स्वच्छता ठेवण्याची जबाबदारी ही आपली सर्वांचीच आहे, ती कोणी एकट्याची नाही. त्या जलप्रवाहाच्या परिसरात राहणारे किंवा त्याचा उपयोग घेणारे हे आपण सर्वजण, या सर्वांची ही जबाबदारी आहे की आपण ते जलस्रोत चांगल्या पद्धतीनं ठेवले पाहिजे, शुद्ध ठेवले पाहिजेत. त्याच्या रक्षणाची जबाबदारी हे आपलीच आहे. एवढे गोष्ट आपण सर्वांनी नेहमी लक्षात ठेवली पाहिजे. स्वच्छता ही परिसराची ठेवतो, ज्या पद्धतीने आपण घराची ठेवतो, आपल्या परिसराची ठेवतो. परिसरात व्यतिरिक्त सुद्धा जे जग आहे किंवा आपल्या आजूबाजूचा परिसर असेल, आपलं गाव असेल, आपली शाळा असेल, आपलं ऑफिस असेल, संत गाडगेबाबांनी लोकांसमोर मांडले होते आणि ते कृतीतून त्यांनी आपल्याला दाखवून दिलेले आहेत. बाबा ज्याही गावामध्ये जायचे संध्याकाळच्या वेळेस, तर त्या ठिकाणी गेल्यानंतर सुरुवातीला त्या ठिकाणी गेले म्हणजे ते एखाद्या घरातून खराटा मागायचे. गावागावात, रस्त्यावर आणि संध्याकाळच्या वेळेस त्याच ठिकाणी एखाद्या पारावर, एखाद्या मंदिराच्या ओट्यावर, सभागृह अशा पद्धतीने त्यांचं नंतर मग रात्रीच्या वेळेस कीर्तन चालायचं. म्हणजे दिवसा लोकांच्या अंगणातली, गावातील घाण ते साफ करायचे आणि रात्रीच्या वेळेस कीर्तनाच्या माध्यमातून लोकांच्या डोक्यामध्ये जी घाण साचलेली होती ती स्वच्छ करण्याचं, साफ करण्याचं काम सुद्धा गाडगेबाबांनी अतिशय उत्तम प्रकारे केलेलं आहे. आणि स्वच्छतेचं महत्व आपल्याला त्यांनी पटवून दिलेलं आहे. ती स्वच्छता आपण प्रत्येकाने आपल्या अंगी बांधली पाहिजे आणि त्यानुसार आपलं आचरण असलं पाहिजे. मग आपलं घर ज्या पद्धतीने आपण स्वच्छ ठेवतो त्याच पद्धतीने आपला परिसर, आपले जलस्रोत आपण स्वच्छ ठेवले पाहिजेत. स्वच्छतेचे महत्व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी सुद्धा आपल्या गीतेच्या माध्यमातून, ग्रामगीतेमधून त्याचे स्वच्छतेचे महत्व उत्तम प्रकारे सांगितलेले आहे. तुकडोजी महाराज म्हणतात की मिळोनी करावी ग्रामसफाई, मिळोनी करावी ग्रामसफाई, नाली मोरी ठाई ठाई, हस्ते परहस्ते साफ सर्वही, हस्ते परहस्ते साफ सर्वही, चहूकडे मार्ग. म्हणजे स्वच्छता सुद्धा करायची आहे तर ही एकट्याची जबाबदारी नाही, तर गाव आपला आहे, परिसर आपला आहे, नद्या आपल्या आहेत, तर ही जबाबदारी एकट्या माणसाची कशी? तर एकट्याने जरी सुरुवात केली तरी सगळ्यांनी त्याला सहकार्य केलं पाहिजे, सगळ्यांनी मिळून स्वच्छता केली पाहिजे. अशा पद्धतीने आपण आपली स्वच्छता राखू शकतो, आपले जलस्रोत सुरक्षित ठेवू शकतो, शुद्ध ठेवू शकतो. समूह जीवनातील समस्या सोडविण्याची जबाबदारी ही सर्वांचीच असते. सर्वांनी सहकार्य केल्यास अशा समस्यांचं निराकरण अगदी लवकरात आणि शक्य तेवढ्या चांगल्या पद्धतीने होते. कारण पाणी जे आहे, पाण्याशिवाय आपण कुठलीच गोष्ट करू शकत नाही. त्यामुळेच कारण पाऊस जो आहे, पावसामुळे आपल्याला पाणी उपलब्ध होते आणि सर्वसाधारण पावसाळा जो असतो तो फक्त वर्षातून 4 महिने असतो. या 4 महिन्यामध्ये जे पाणी आपल्याला मिळते ते पाणी आपल्याला पूर्ण 12 महिने म्हणजे वर्षभर पुरवायचं असते. मग वर्षातून 4 महिने पाऊस पडतो आणि पावसाचे पाणी आपण साठवले नाही तर आपल्या दैनंदिन गरजांची पूर्तता कशी होणार? आपल्या दैनंदिन गरजांसाठी आपल्याला पाणी उपलब्ध कुठून होणार? त्याकरिता आपण सगळ्यांनी काही गोष्टी करण्यात महत्वाच्या आहेत. त्यामध्ये मला असं म्हणावं वाटेल की पावसाचे पाणी थांबवायला शिका. पावसाचे पाणी थांबवायला शिका, थांबलेल्या पाण्याला जिरवायला शिका. म्हणजे पाणी थांबलं म्हणजे ते जिरेल आणि जिरलं म्हणजे पाण्याची पातळी उंचावेल आणि अशा पद्धतीनं पाण्याचं दुर्भिक्ष आपल्याला जाणवणार नाही. सगळीकडे पाणी उपलब्ध होईल. सगळ्यांना पाण्याची म्हणजे वापर करता येईल, त्याचा उपभोग घेता येईल. वर्षभर पाण्याची गरज भागवण्यासाठी पावसाचं पाणी हे अडवलं पाहिजे. पाणी अडवलं की ते जमिनीत जिरते आणि भूजलाचा साठा चांगल्या पद्धतीने वाढतो. पाणी
जमिनीत जिरवण्यासाठी छोटी मोठी धरणे बांधली जातात. कुठे तलावांची निर्मिती केली जाते, उतारावर डोंगर चढ उतार असतील, घाट असतील अशा ठिकाणी चर खोदले जातात, बंधारे बांधले जातात, ओढे नाले यावर छोटे छोटे बांध घातले जातात आणि त्या पाणी टिकवण्याचा प्रयत्न केला जातो, साठवण्याचा प्रयत्न केला. हे साठे जे असतात हे शक्यतो गावाच्या आजूबाजूला शहरांच्या जवळपास असतात. त्यामुळे त्या ठिकाणी राहणाऱ्या आपण नागरिकांनी ही जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे की हे स्वच्छ कसे राहतील. त्याबाबत लोकांमध्ये चर्चासत्र घडवलं पाहिजे, जागृती निर्माण केली पाहिजे आणि अशा पद्धतीनं पाणी टिकवलं पाहिजे आणि पाण्याची शुद्धता सुद्धा टिकवली पाहिजे. घरगुती सुद्धा आपण मी काय करू असं होऊन जमणार नाही. आपण आपल्या परीने सुद्धा प्रयत्न करू शकतो, की मोठी कामं नाही पण खारीचा वाटा तरी आपण नक्कीच उचलू शकतो. जसं की आता पावसाळ्यामध्ये पाऊस पडते, प्रत्येकाच्या घरावर पाऊस पडते. पण पाऊस पडल्यानंतर काय होते? आला पाऊस, पडलं पाणी आणि वाहत गेलं. असं व्हायला नको. तर घरावर पडणारं पाणी आपण टाक्यांमध्ये साठवू शकतो किंवा शोषखड्ड्याची व्यवस्था असते. शोषखड्ड्याच्या माध्यमातून आपण ते पाणी जमिनीमध्ये मुरवू शकतो आणि अधिक काळ वापरू शकतो. मग अशामुळे काय होईल, की आपली पाण्याची समस्या जी आहे ती कधी राहणार नाही आणि पाण्यावरच सर्व गोष्टी अवलंबून आहेत. मग ते उद्योग असेल, आपलं आयुष्य असेल, जीवन असेल, या सगळ्यांसाठी आपल्याला मदत होईल. त्यामध्ये वृक्ष संवर्धन हे सुद्धा आवश्यक आहे. कारण झाडांची जी मुळं असतात, ती मृदा ज्या पद्धतीने धरून ठेवतात, त्याच पद्धतीनं पाण्याला सुद्धा रोखून ठेवतात. पाण्याचं सुद्धा प्रमाण जमिनीमध्ये वाढवण्याचं काम वृक्ष करतात. वृक्ष मोठ्या प्रमाणात असतील, तर त्या ठिकाणी पावसाचं प्रमाण सुद्धा योग्य आणि नियोजित वेळेनुसार चालते. पर्यावरण हा म्हणजे विस्तीर्ण असा विषय आहे. पण थोडक्यात जर आपल्याला समजून घ्यायचं असेल, तर आपण असं म्हणू शकतो, की परिसर हा शब्द तुम्हाला किंवा मला काही नवीन नाहीये. आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे परिसर. जसं बोलताना आपण म्हणतो, की वाचनालयाचा परिसर खूप सुंदर आहे. शाळेचा परिसर खूप सुंदर आहे. पण एखादं वाक्य आपल्याकडे असंही ऐकायला येतं, की बाजाराचा परिसर अस्वच्छ आहे. अशी वाक्य आपल्या कानावर जेव्हा पडतात, तेव्हा परिसर म्हणजे आपल्या आसपासची जागा. सूर्यप्रकाश, हवा, पाणी, माती, त्यानंतर वनस्पती, प्राणी त्या भागातील अशा अनेक घटकांचा आपल्या जीवनाशी जवळचा संबंध असतो आणि जीवनाशी संबंध असलेले हे जे परिसरातील जे सगळे घटक आहेत, हे मिळूनच आपलं पर्यावरण तयार होते. प्रत्येक सजीवाला लागणारे घटक जे आहेत ते या पर्यावरणातूनच मिळत असतात. त्यामुळे पर्यावरणाचा सुद्धा आपण आपल्या जीवनामध्ये आवर्जून विचार करावा. पर्यावरण अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. पर्यावरणामुळे सुद्धा अनेक विपरीत गोष्टी घडतात आणि पर्यावरण जर चांगलं असेल, तर सगळ्या गोष्टी चांगल्या पद्धतीने घडत राहतात. पर्यावरणातील अनेक प्राणी फक्त वनस्पती खातात, तर काही वनस्पती खाणारे प्राणी जे आहेत, त्या प्राण्यांना खाऊन जगणारे दुसरे प्राणी असतात. मग पाणी व हवेतील कार्बन डायऑक्साईड वायू वापरून सूर्यप्रकाशात स्वतःचे अन्न स्वतः वनस्पती तयार करत असतात. त्यांना सुद्धा वृक्षांची, वनस्पतींची गरज असते. म्हणजे पर्यावरणाचीच गरज असते आणि या पर्यावरणाच्या माध्यमातून प्रत्येकाला आधार मिळत असतो. मग प्रत्येकाचा वनस्पती अन्न खात असेल किंवा घर बांधणीसाठी लागणारं साहित्य असेल किंवा मूलभूत गरजा असतील, प्रत्येकाचा निवास असेल, पर्यावरणाचा असो, एव्हा सगळ्या गोष्टींचा जर विचार केला तर पर्यावरण सर्व सजीवांसाठी अत्यावश्यक आहे. पर्यावरणातील जलचक्र असतील, वातावरणातील विविध वायुचक्रे असतील, अन्न साखळ्या असतील, यामुळे पर्यावरणातील संतुलन टिकून राहते. परंतु याच मध्ये जर बाधा पोचली, यामध्ये जर काही संकट निर्माण झालं, तर मात्र त्या ठिकाणी त्याचा परिणाम हा पर्यावरणावर होतो आणि पर्यावरणाचं संतुलन बिघडते. मग पर्यावरणाचं संतुलन बिघडल्यानंतर
अनेक विपरीत गोष्टी घडतात. जसं कुठे अतिवृष्टी होते, तर कुठे कोरडा दुष्काळ पडतो. तापमानात प्रचंड वाढ होते, तर कुठे पाण्याची टंचाई जाणवते. अवकाळी पाऊस असेल, यासारख्या एक ना अनेक दुर्घटना घडत राहतात. हे रोखण्यासाठी एकमेव मार्ग म्हणजे पर्यावरणाचा समतोल जपणे. पर्यावरणाला जपणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. पर्यावरण आहे, तर जीवन आहे. पर्यावरणाचे रक्षणाची सुद्धा जबाबदारी हे आपण समाजामध्ये, राष्ट्रामध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची आहे. समाजात समता व न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी कायदे आहेत. त्याच पद्धतीनं वृक्ष किंवा पर्यावरणाला जपण्यासाठी सुद्धा कायदे आहेत. परंतु त्याकडे काही स्वार्थी लोक मात्र हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करतात आणि त्याचा परिणाम हा सर्व सजीवांना भोगावा लागतो. या गोष्टीला कुठेतरी आळा बसला पाहिजे. आपण अनेक बाबतीत निसर्गावर अवलंबून असतो. आपल्या अनेक गरजांची पूर्तता निसर्गामुळे होते, पर्यावरणातून होत असते. आपल्या नंतर सुद्धा येणाऱ्या ज्या पिढ्या आहेत, त्या पिढ्यांना सुद्धा या नैसर्गिक साधन संपत्तीचा चांगल्या पद्धतीने उपभोग घेता यावा, यासाठी पर्यावरणाला जपणे अतिशय महत्वाचे आहे. ती काळाची गरजच आहे, असं मला नमूद करावंसं वाटते. प्रदूषणाला कारणीभूत घटक भरपूर आहेत. अ, जसं जास्तीत जास्त वाढती लोकसंख्या. लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे. त्यामुळे त्या मोठ्या लोकसंख्येला लागणाऱ्या घटकांबाबत सुद्धा त्या ठिकाणी जे घटक आहेत, अन्न, वस्त्र, निवारा आणि इतर बाबी, सुख, सुविधा ह्या यासाठी सुद्धा लागणारे जे कंपन्या, कारखाने, उद्योगधंदे उभारले जातात, त्यामुळे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणे होतात. त्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टी ज्या आहेत, त्या मोठ्या प्रमाणात बनवल्या जातात आणि तेवढ्याच प्रमाणात त्यामुळे अस्वच्छता त्या ठिकाणी पसरते. त्या ठिकाणी मृदेचे प्रदूषण होते, जलाचे प्रदूषण होते. अशा पद्धतीने पर्यावरणाची हानी होत राहते. आता मुंबई सारख्या शहरांमध्ये जागा उपलब्ध नाही. मग मुंबई हे उदाहरण झालं. अशा बऱ्याच ठिकाणी त्या ठिकाणी काय होते, की डोंगर पोखरले जातात. नदी पात्रातून मोठ्या प्रमाणात वाळूचा उपसा केला जातो. जमिनीतील पाण्याचा अतिरेकी उपसा केल्याने सुद्धा मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. जमीन मोकळी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली जाते. पुढे तळी, नद्या असतील, त्या ठिकाणी भरती टाकली जाते. खाड्या व सखोल भागामध्ये भर घालून जमीन तयार केली जाते आणि या जमिनीच्या अशा माध्यमातून शहरीकरणाला प्रोत्साहन दिला. ते रस्ते बनवण्यासाठी, उभारण्यासाठी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वृक्षांची कत्तल केली जाते. मग अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला दिसून येते, की निसर्गाची मोठ्या प्रमाणात हानी होते. त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने प्राणी व वनस्पतीवर विपरीत परिणाम होतात. एकीकडे आता स्वयंचलित वाहने असतील, त्याची मोठी संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे आणि त्या ठिकाणी या ज्वलनशील इंधनांमधून कार्बन डायऑक्साईड सारखे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात हवेत मिसळते. तर दुसरीकडे प्रचंड प्रमाणावर जंगलांचा ऱ्हास, म्हणजे दोन्ही गोष्टी या पर्यावरणाच्या विरोधातच. त्यामुळे वाढलेला कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेण्यासाठी वनस्पती अपुऱ्या पडत आहे. कारण जंगल मोठ्या प्रमाणात तोडल्या जात आहे. वृक्षांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होते आहे. ओसाड जमीन वाढते आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी वनस्पती अपुऱ्या पडतात वातावरणातला कार्बन डायऑक्साईड वायू शोषून घेण्यासाठी. परिणामी हवेतील कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण सतत वाढत आहे आणि वाढत्या प्रमाणामुळे तापमान प्रचंड वाढते. वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण वाढले म्हणजे तापमानाची अतिशय जास्त वाढ होते. याशिवाय इंधनाच्या ज्वलनातून कधी कधी विषारी वायू सुद्धा बाहेर टाकले जातात, पर्यावरणामध्ये सोडले जातात, धूर निर्माण होतो. त्याचबरोबर उद्योगधंद्यातून च्या माध्यमातून जी बाहेर पडणारी दूषित हवा असेल, विषारी वायू असतील, हे सुद्धा पर्यावरणामध्ये मिसळतात आणि पर्यावरणाला दूषित बनवतात. मग या ठिकाणी अशा पद्धतीने पर्यावरणाचं प्रदूषण होते, निसर्गाचं नुकसान होते. जंगलतोड, लोकसंख्या झपाट्याने वाढल्यामुळेच मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड होते आहे. मग शेती असेल, वसाहती असतील, उद्योगधंदे असतील, रस्ते असतील, लोहमार्ग असतील इत्यादीसाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन मोकळी करावी लागते आणि त्या ठिकाणी वृक्षतोड केली जाते.
पर्यावरणात वेगवेगळ्या सजीवांचे सुद्धा निवारे असतात. जंगलांमध्ये विविध प्रकारच्या वनस्पती असतात. तेथील जैवविविधतेचा ऱ्हास होतो त्यामुळे आणि पर्यायाने पर्यावरण बिघडते. पर्यावरण नाव पर्यावरणाचं संतुलन राखणे हा एकमेव उपाय आहे या सगळ्या समस्यांवर. आणि त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षांची संख्या वाढली पाहिजे, जंगलांची संख्या वाढली पाहिजे. पर्यावरणात आणि निसर्गाचे संवर्धन आपण केले पाहिजेत. वृक्षांचे त्यानंतर पर्यावरणाचे, निसर्गाचे महत्व सुद्धा आपल्याला आपल्या साधू संतांनी सुद्धा सांगितलेलं आहे. पूर्वीच्या काळापासून सांगण्यात आलेलं आहे आणि आजही ते तेवढंच महत्वाचं आहे. तेवढंच आजच्या काळात सुद्धा ते युगात सुद्धा लागू होते. जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज म्हणतात, की वृक्ष वल्ली आम्हा सोयरे. ज्या पद्धतीनं आपले सगळे सोयरे नातेवाईक असतात, जे अडीअडचणीमध्ये आपल्याला मदत करतात, आपल्या प्रत्येक कार्यामध्ये आपल्या सोबत असतात. निसर्ग सुद्धा हा त्याच पद्धतीने आहे. पर्यावरण सुद्धा तसंच आहे. आपल्या सगळ्या सोयऱ्यांप्रमाणे, नातेवाईकांप्रमाणे आहे. आपल्या असंख्य असंख्य गरजांची पूर्तता हा निसर्गच करत असतो. या पर्यावरणाच्या माध्यमातून आपल्या गरजांची पूर्तता होत असते. आपलं अन्न असेल, वस्त्र असेल, निवारा असेल किंवा मूलभूत गरजा असतील आणखी, तर या सर्व गरजांची जी पूर्तता आहे ती पर्यावरणातून होत असते, निसर्गातून होत असते. निसर्गाकडून खूप काही शिकण्यासारखं आहे. वृक्ष आहे. वृक्ष कधी आपल्याकडून काही घेत नाही, फक्त देण्याचंच काम करतात. मग ती सावली असेल, ते ऑक्सिजन असेल, ते लाकूड देण्याचं काम असेल, फळं असतील, फुलं असतील, या पद्धतीनं ते झाडांना, वृक्षांना, निसर्गाला फक्त देणेच माहीत आहे. त्यामुळे त्याला आपण जपलं पाहिजे. कारण त्याला वाचवणं म्हणजे पर्यायाने स्वतःला वाचवण्यासारखं आहे आणि त्यामुळे सजीवांचं अस्तित्व टिकविण्यासाठी आपल्याला पर्यावरणाला वाचवणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यानंतर संत सावतामाळी हे सुद्धा वनसंपदेलाच ईश्वर मानतात. संत सावतामाळी काय म्हणतात, की कांदा मुळा भाजी अवघी विठाई माझी. म्हणजे त्यांना सुद्धा निसर्गामध्ये, वनस्पतीमध्ये, आपल्या धरणी मातेमध्ये ईश्वर दिसतो आणि त्याला जपणं मग ही आपली जबाबदारी आहे. हे आपल्या पूर्वजांनी सुद्धा आपल्याला सांगितलेलं आहे आणि परत त्याकडे आता विशेष लक्ष देण्याची वेळ आपल्यावर आलेली आहे. निसर्ग, पर्यावरण म्हणजे साक्षात या भूलोकावरील प्रत्यक्ष परमेश्वरच म्हटलं तरी काही हरकत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुद्धा जंगलांचं, निसर्गाचं रक्षण का केलं पाहिजे, कसं केलं पाहिजे, हे अतिशय उत्तम प्रकारे आपल्याला दाखवून दिलेलं आहे. स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं एक पर्यावरण विषयक एक पत्र आहे, एक आज्ञापत्र. ते पत्र मी एकदा वाचतो. त्याच्यामध्ये किती सुंदर पद्धतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पर्यावरणाचं महत्व आपल्याला दाखवून दिलेलं आहे, जाणवून दिलेलं आहे. हे आपण एकदा पाहू. रामचंद्र अमात्यांनी आज्ञापत्र लिहिले, त्यात शिवाजी महाराजांच्या धोरणाचे प्रतिबिंब आढळते. त्यामध्ये शिवाजी महाराज काय म्हणतात, की आरमारास तक्ते सोट डोलाच्या काठ्या आदी करून थोर लाकूड असावे लागते. आरमार असतात, आरमारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बोटी, जहाजे असतात आणि त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात लाकडाची गरज पडते. मग हे लाकूड कसं मिळवायचं, कुठून मिळवायचं आणि पर्यावरणाची हानी न करता हे कसं मिळवायचं याचं उत्तम असं ज्ञान या आपल्या पत्रातून आपल्याला करून दिलेलं आहे. त्यांचे आरमारास तक्ते सोड डोलकाठ्याच्या आदीवरून थोर लाकूड असावे लागते. आपले राज्यात अरण्यात सागवानादी वृक्ष आहेत, त्याचे जे अनुकूल पडेल ते हुजूर लिहून हुजूरचे परवानगीने तोडून न्यावे. म्हणजे त्यासाठी सागवानच्या झाडाचा वापर करावा असं आवर्जून सांगतात. कारण टिकाऊ आणि विशेष करून आरमारासाठीच ही झाडं लावलेली असायची. या विरहित जे लागेल ते परमुल्काहून खरेदी करून आणली जावीत असं शिवाजी महाराज सांगतात. म्हणजे त्या झाडांव्यतिरिक्त दुसरी झाडं तोडू नयेत, कारण पर्यावरणाला हानी पोहोचेल. हे त्यातून शिवाजी महाराजांना सांगायचं आहे. स्वराज्यातील आंबे, फणस आदी करून हेही लाकडे आरमाराची प्रयोजनाची आहेत, परंतु त्यास हात लावू न द्यावा.
शिवाजी महाराज सांगतात की दुसरी सुद्धा मजबूत आणि चांगली टिकाऊ लाकडे आहेत की जी आपण आरमारासाठी वापरू शकतो. पण तरीही शिवाजी महाराज सांगतात की स्वराज्यातील आंबे, फणस आदी करून हेही लाकडे आरमाराचे प्रयोजनाचे आहेत, परंतु त्यास हात लावू न द्यावा. त्या झाडांना तोडायची मनाई शिवाजी महाराज करतात. आणि का करतात हे सुद्धा आपण समजून घेतलं पाहिजे. काय म्हणून की ही झाडे वर्षा 2 वर्षाची होतात ऐसे नाही. कारण ही झाडं मोठी होण्यासाठी खूप मोठा काळ लागतो. 50-50, 60-60 वर्ष आपल्याला लागतात. तेव्हा कुठे ते डेरेदार वृक्ष तयार होत असते. रयतेनी ही झाडे लावून लेकरासारखी बहुत काळ जतन करून वाढविली. ती झाडे तोडिल्यावरी त्यांच्या दुःखास पारावार काय. कारण ती झाडं लावणारे अगदी आपल्या कुटुंबातील सदस्याप्रमाणे त्याची काळजी घेत असतात. आणि त्यामुळे अशी झाडं तोडली तर त्यांना तर दुःख होईलच. आणि पुढे असे सांगतात की एकाच दुःख देऊन जे कार्य करीन म्हणेन ते कार्य करणारासही स्वल्प कालीन बुडून नाहीसे होते. म्हणजे पर्यायाने त्याला जर दुःख होईलच, पण पर्यायाने जो तोडणार आहे त्याला सुद्धा दुःख होणार, हे महाराज सूचित करू इच्छितात. किंबहुना धन्याचेच पदरी प्रजापीडनाचा दोष पडतो. या वृक्षांच्या अभावाने हानीही होते. हे सुद्धा शिवाजी महाराज आपणास उत्तम प्रकारे सांगतात. ते म्हणतात की यामुळे पर्यावरणाला हानी पोचते, त्यामुळे वृक्षतोड टाळावी. स्वराज्यातील जंगलांची जी स्थिती आहे ती जंगले कायम राहावी यावर शिवाजी महाराजांचा भर होता. याकरिता हे गोष्ट सर्वथा होऊ न द्यावी. कदाचित एखादे झाड जे बहुत जीर्ण होऊन कामातून गेले असेल तरी त्याचे धन्यास राजी करून द्रव्य देऊन त्याच्या संतोष तोडून न्यावे. अशा पद्धतीने एका आज्ञापत्रात शिवाजी महाराजांनी पर्यावरणाला वाचवण्यासंबंधीची खबरदारी काय घ्यावी, पर्यावरणाचं रक्षण कसं करावं, यामध्ये या आज्ञापत्रामध्ये आपल्याला दाखवलेलं दिसून येते. पर्यावरणाचे संतुलन राखण्याची जबाबदारी ही आपल्यावर आहेच. आपण पर्यावरण संतुलन राखण्याची गरज आहे. त्या ठिकाणी आपल्याला म्हणजे आपण असं केलं पाहिजे की मानवाच्या निसर्गातील हस्तक्षेपामुळे हवा, पाणी, जमीन त्या ठिकाणी परिणामी बदल घडून येत असतात काळानुसार. आणि हे बदल घडत असताना पर्यावरणाच्या एका घटकात बिघाड झाला तर त्याचा इतर घटकांशी असलेल्या संबंधांवर सुद्धा परिणाम होऊन पर्यावरणाचा समतोल बिघडतो. सध्याच्या काळात ही प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात चालू आहे, कारण आधुनिकतेकडे आपण पळतो आहे आणि जे शाश्वत आहे किंवा जे आवश्यक आहे त्या गोष्टी कडे सुद्धा धरसोड होते आहे किंवा दुर्लक्ष केल्या जाते कुठे कुठे. या गोष्टीला कुठेतरी आळा बसला पाहिजे. त्यामुळे सर्व सजीव सृष्टीला धोका पोचतो आहे हे सगळ्यांनी समजून घेतलं पाहिजे. आपल्या गरजा व पर्यावरणाचा अत्यंत जवळचा संबंध आहे, हेच म्हणजे प्रामुख्याने आपण आवर्जून लक्षात घेतलं पाहिजे. अन्न, प्राणी, वस्त्र ह्या आपल्या सर्वांच्या गरजा आहेत. त्यांची पूर्तता करण्यासाठी आपल्याला पर्यावरणाचीच मदत मिळते आणि मानव हा निसर्गाचा भाग आहे. निसर्गाचा समतोल बिघडला तर त्याचा परिणाम होणारच आणि तो सर्व सजीवांवर होणार याची जाणीव सर्वांनी ठेवली पाहिजे. पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवण्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करूया. मग त्यासाठी आपल्याला फार मोठ्या गोष्टी करायच्या गरज नाही. आपापल्या परीने जरी आपण थोडेफार प्रयत्न केले तरी आपण आपलं पर्यावरण टिकवू शकतो, आपला निसर्ग टिकवू शकतो, आपल्या नद्या शुद्ध ठेवू शकतो. मग त्यासाठी आपल्याला छोट्या छोट्या गोष्टी करता येतात. जसं की आपण अशा गोष्टींचा वापर केला पाहिजे की त्या दीर्घकाळ चालतील. तसंच टाकाऊ वस्तूपासून आपण टिकाऊ वस्तू बनवायला शिकलं पाहिजे, त्याचा वापर करायला शिकलो पाहिजे. घरामध्ये, आपल्या परिसरामध्ये पर्यावरणपूरक गोष्टींचाच दैनंदिन जीवनात आपण जास्तीत जास्त वापर करावा. पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा. वृक्ष लागवडीला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, वृक्ष संवर्धन केलं पाहिजे, आहे ती झाडं जगवली पाहिजेत. स्वच्छताचे कार्यक्रम राबवले गेले पाहिजेत. स्वच्छता ठायी दिसून आली पाहिजेत. प्रदूषणाला आळा घातल्या गेला पाहिजेत. वृक्ष लागवड करताना सुद्धा फक्त शोभेची झाडं न लावतात वड, पिंपळ, कडुलिंब, करंज इत्यादी भारतीय वृक्षांची लागवड आपण
जोपासली पाहिजेत, केली पाहिजेत. कारण हे जी आहेत, स्थानिक झाडं जी आहेत आपली, ती पर्यावरणाशी लवकर जुळून घेतात आणि जैवविविधता वाढवण्यासाठी सुद्धा मदत करतात. प्रदूषणकारी इंधनाचा वापर आपण शक्य तितका टाळला पाहिजे. निलेश सर बोला एक सर. 5 मिनिटात संपवा, आपल्याला दुसऱ्या स्पीकरला आमंत्रित. ओके सर. थँक तर पर्यावरण वाचवावे हाच माझा सांगण्याचा मूळ उद्देश आहे आणि आपण सुद्धा सर्व जाणती मंडळी आहात. आपले प्रयत्न सुरू आहेत. आपल्याला यश येवो. मी थोडक्यात माझा वैयक्तिक आणि माझ्या सहकारी मित्रांच्या माध्यमातून आम्ही जे कार्य करतो ते तुमच्या समोर थोडक्यात सांगतो आहे, की आम्ही पर्यावरणाला सावरण्यासाठी काही गोष्टी करतो. जसं की या वर्षभर आपल्या घरामध्ये अ, वेगवेगळ्या प्रकारचे फळं येतच असतात. ती फळांमधील बिया आम्ही जपून ठेवतो आणि उन्हामध्ये वाळवतो. वाळवल्यानंतर उन्हाळ्यामध्ये त्याच्या कागदी पुड्या बनवतो. त्या पुड्या बनवल्यानंतर जेव्हा पावसाळ्याची सुरुवात होते आपली जून महिन्यामध्ये, तर त्यावेळेस एखादा पाऊस पडल्यानंतर आम्ही बाहेर पडतो, तर तेव्हा त्या पुड्या प्रत्येकजण आम्ही सोबत घेतो आणि ओसाड रानामध्ये, घाटामध्ये, रस्त्यांच्या दुतर्फा आम्ही त्या पुड्या कागदी पुड्या असतात, त्यामुळे त्या टाकतो आणि पावसाळ्यात काय होते, की ओल्या झाल्यानंतर त्याच्यातून त्या बियांचा आणि मातीचा संबंध येतो आणि त्यातून नक्कीच काही ना काही अंशी अंकुर उगवतात आणि अशा पद्धतीने आमचा छोटासा प्रयत्न निसर्गाला फुलवण्याचा असतो. तसंच वृक्ष लागवड आणि वृक्ष संवर्धनाचेही कार्यक्रम केले जातात. महापुरुषांची जयंती असो, पुण्यतिथी असो किंवा कुणा व्यक्तीचा वाढदिवस असो, अशा माध्यमातून सुद्धा त्या निमित्ताने वृक्षारोपणाला प्रोत्साहन दिल्या जाते. वृक्ष लागवड त्यानिमित्त केल्या जाते. इतरांना सुद्धा त्याबाबत जागृत केल्या जाते. त्यानंतर रक्षा विसर्जन वगैरे केल्या जातात. अंत्यविधीनंतरची जी क्रिया असते, बरेच जण ते नदीच्या प्रवाहामध्ये करतात. तर अशांना सुद्धा आम्ही सांगण्याचा प्रयत्न करतो, की असं न करता आपण आपल्या जागेमध्ये, शेतामध्ये ती टाका. त्या ठिकाणी त्यासोबत एखादा वृक्ष लावा. म्हणजे ते आपल्या मंडळींची स्मरण सुद्धा तुम्हाला कायम होत राहील आणि या माध्यमातून प्रदूषण सुद्धा नद्यांचं होणार नाही, असाही आमचा प्रयत्न असतो. चित्रकला, निबंध स्पर्धा, चित्र प्रदर्शनीचे आयोजन, साहित्य लेखन, चर्चासत्र अशा छोट्या-मोठ्या माध्यमातून वेगवेगळ्या विषयांबाबत समाजात जागृतीत करण्याचा माझा प्रयत्न असतो. त्यामध्ये मग अ, स्वच्छता असेल, मुलगा-मुलगी एक समानता, एक मूल पाण्याची बचत करा, विजेची बचत करा, प्रदूषण टाळा, नेत्रदान, रक्तदान, सामाजिक ऐक्य, मतदान हे राष्ट्रीय कर्तव्य, अशा पद्धतीचे विविध विषय मांडण्याचा माझा प्रयत्न असतो. कलेच्या म्हणजे चित्र आणि साहित्याच्या माध्यमातून हे मी लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतो. कळत नकळत कारण आपण समाजाकडून बरंच काही घेत असतो आणि या माध्यमातून माझा थोडासा अल्पसा असा प्रयत्न असतो, की आपणही समाजासाठी काही केलं पाहिजे. कारण देणाऱ्याने देत जावे, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे आणि देणाऱ्याचे एक दिवस हातही घ्यावे. या उक्तीप्रमाणे जमेल तेवढं कार्य करण्याचा माझा आणि माझ्या सहकाऱ्यांचा प्रयत्न असतो. जाता-जाता एवढंच सांगेल, की आपण सर्व निर्धार करूया आपल्या रोजच्या व्यवहारातील कोणत्याही कृतीमुळे प्रदूषण होऊ नये, पर्यावरणाची हानी होऊ नये. त्याशिवाय जल समृद्धीचे नुकसान होऊ नये यासाठी व सृष्टीच्या संवर्धनासाठी आपण शक्य होतील तेवढे प्रयत्न करूया. एवढे बोलून मी माझे आजचे शब्द संपवतो. जय हिंद. हेलो सर. बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश सर। आप थैंक यू. बने रहिए यहाँ पर, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर लेंगे बाद में, हमारे दूसरे वक्ता हैं उनको सुनने के बाद। मैं ओके. ज्यादा वक्त न लेते हुए सुनीता दीदी को इनवाइट करता हूँ कि वो अपने दूसरे जो वक्ता है उनका परिचय करवा रहे हैं। सुनीता दीदी। नमस्कार। हमारे आज के जो दूसरे वक्ता है, आओ नदी तापी नदी को जाने, इस वेबिनार में सूरत परियोजना के जो संस्थापक है आकाश जी बंसल, यह आज के हमारे दूसरे वक्ता है। उनका परिचय मैं
करने का प्रयास करती हूँ। आकाश जी बंसल ने सूरत परियोजना, सूरत प्रोजेक्ट के वह संस्थापक है तथा टर्टल पडल बेबी स्पा एंड स्विम इस जलतरण स्कूल के वह सह संस्थापक है। सूरत प्रोजेक्ट एक अपने आप में एक माइलस्टोन बन चुका है। पर्यावरण संवर्धन एवं व्यवस्थापन करने हेतु इस प्रोजेक्ट में 1800 से ज्यादा सदस्य जुड़े हैं और यह एक आदर्श योजना बनने के कारण स्वच्छ भारत मिशन सूरत की ब्रांड एम्बेसडर भी यह योजना बन चुकी है। इतना ही नहीं तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से भारत सरकार द्वारा लगातार 3 साल से भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से सूरत का दूसरे नंबर पर कायम रहे। सूरत शहर दूसरे नंबर पर कायम रहा है। शुक्रिया सुनीता जी। दीदी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है? ठीक है। हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ। तो इनकी जो यह संस्था है सूरत प्रोजेक्ट, जो एक आदर्श प्रोजेक्ट बन चुका है, लगातार भारत सरकार द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से लगातार 3 साल से दूसरे नंबर पर सूरत शहर रहा है। सफाई संडे यह एक मुहिम भी उन्होंने यशस्वी की है और 150 हफ्तों से यह मुहिम चल रही है। 20,000 से ज्यादा घरों तक उनके जो सक्रिय सदस्य हैं वह एक्टिव मेंबर्स इसमें सहभागी हुए हैं और आज तक उन्होंने 1,75,000 किलोग्राम वेस्ट कचरा इकट्ठा किया है और इससे समुंदर किनारे, नदी किनारे और संवेदनशील जोन इनको सुरक्षित किया है। इस कचरे से वहां से उन्होंने यह कचरा इकट्ठा किया है तथा स्कूल और कॉलेजेस के विद्यार्थियों के लिए भी अलग अलग प्रोग्राम्स लेते रहते हैं, जैसे कि उनको नदी प्रदूषण और पानी का कम से कम उपयोग कैसे करें, इन विषयों पर उनमें जन जागृति करने हेतु अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इनका जो परिचय है वह तो बहुत बड़ा है, लेकिन इनके कार्य से ही उनका परिचय का हमें पता चलता है। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। मैं आकाश जी को इनवाइट करता हूँ कि वो अपनी बात रखे। मैं अगर आप पीपीटी वहां से शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो मैं करता हूँ यहाँ से, आप कहिए। आप कर सकते हैं तो अच्छा, मेरे पास होस्ट का वो नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ, एक ही मिनट है, और मुझे सिर्फ बोलना कि कब नेक्स्ट करना है। ऐसा करिए विशाल जी, मेरे को आप होस्ट बना दीजिए तो मैं शेयर कर कोर्स बनाया सर आपको मैंने। शेयर स्क्रीन का ऑप्शन नहीं है। एक मिनट है, मैं फिर से बनाता हूँ। ओके, नाउ यू कैन शेयर इट। आपको स्क्रीन विजिबल होगा अभी? विशाल जी आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ हाँ यस। तो मैं पहले आपको प्रोजेक्ट सूरत का एक छोटा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम लोग एक संस्था, हम लोग रेसिडेंट्स ने एक संस्था बनाई है
और मैंने ये चालू 2019 में किया था। ये इंटेंशन से कि सूरत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो हम लोग आम लोग देखते नहीं थे, और क्योंकि हम देखते नहीं थे तो हम सरकार से इसका कोई जवाब नहीं मांगते थे और सरकार इस पर काम नहीं करती थी। तो हमने क्योंकि आज तापी संरक्षण का, तापी के रिलेटेड हमारा टॉक है, तो मैं खाली तापी की बात करूंगा। बट हम लोग काफ़ी सारे एवेन्यूज में काम कर रहे हैं, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, और काफ़ी जो हम लोग की डेली डेली जो हम लोग के इश्यूज आते हैं उस पर हम लोग काफ़ी काम करते हैं। करंटली हमारे 1800 से प्लस ज़्यादा वॉलंटियर्स मेंबर्स हैं हमारी संस्था में, और हर एज ग्रुप के हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं 10 साल के, और 80 ईयर्स ओल्ड मेंबर भी है हमारे इस ग्रुप में, क्योंकि सबका सबका विजन, सबका एक कलेक्टिव विजन बन के ही हमारी सिटी की एक पॉलिसी बन सकती है। तो हर बैकग्राउंड के लोग हैं, हर कास्ट क्रीड के लोग हैं हमारी संस्था में, और इसी से हमारी जो एम्पावरमेंट होती है वो इसी से आती है इसमें। और हमारा जो विजन है वो है कि हमने कि सूरत को इंडिया का सबसे सस्टेनेबल सिटी बनाना है बाय 2025। ये हमने 5 साल का मॉडल बनाया था 2020 में। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि सूरत अभी 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द वर्ल्ड है। तो ऐसे बहुत सारी चैलेंजेस हम लोग अब हमारे शहर में फेस कर रहे हैं। तो आज हम लोग तापी के रिलेटेड अगर बात करेंगे तो हमारा एक कैंपेन है तापी संरक्षण। तापी हम सब जानते हैं 724 किलोमीटर का स्ट्रेच है, मध्य प्रदेश से चालू होकर सूरत इज द लास्ट सिटी जहाँ पे तापी खत्म होती है। तो यहाँ पे हर सिटी का चैलेंज अलग होता है। सूरत का चैलेंज ये है कि सूरत एक इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पे प्राइमरीली टेक्सटाइल्स और डायमंड का प्रीडोमिनेंस है। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डायमंड, मोर देन 90% डायमंड सूरत आता है पॉलिशिंग होने, और यहाँ से आगे वो सेल होता है। और टेक्सटाइल्स में भी आप जानते होंगे कि सूरत टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया है। यहाँ पे प्राइमरीली पॉलिएस्टर क्लॉथ जो हम बोलते हैं, जो सस्ता कपड़ा आता है, पेट्रोलियम से बनता है, वो कपड़ा यहाँ बनता है। और करीब करीब 3.5 से 4 करोड़ मीटर पर डे का प्रोडक्शन खाली इस शहर का है। तो अगर मैं आपको एक रफ कैलकुलेशन दूं तो हमें अप्रोक्स 30 to 40 करोड़ लीटर्स ऑफ वाटर पर डे हमें खाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चाहिए, फ्रेश वाटर एवरी डे, जिसका काफ़ी सारा काम एसएमसी भी कर रही है, जो यहाँ की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने काफ़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को अभी सीवेज का जो गंदा पानी होता है वो ट्रीट करके देना चालू किया है। तो हमारा फ्रेश वाटर डिपेंडेंस काफ़ी कम हुआ है पहले से। और सूरत का जो एसटीपी प्लांट है वो इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट हाईटेक इन द इंटायर एशिया। और ये हमने 2012 या 13 में लॉन्च किया था ये वाला प्रोजेक्ट एसएमसी ने। तो कुछ चैलेंजेस है और कुछ सोल्यूशन है जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ ये मीडियम से। जैसा आप ये फोटो में देख सकते हैं, ये अल्थान खाड़ी करके सूरत में है। यहाँ पे जो पानी है वो थोड़ा रंगीन पानी है। सूरत में जो 400 प्लस इंडस्ट्रीज जो है, जो लीगल इंडस्ट्रीज हैं, वो अप्रॉक्स 70 to 80% अपना पानी जो है ट्रीट करके आगे डिस्पोज करती है। बट जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं वो है जो इलीगल इंडस्ट्रीज है, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, दे आर ऑपरेटिंग अंडर कवर। और उस पर विजिलेंस अभी थोड़ी स्ट्रांग नहीं है शहर में। उन लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो लोग पानी को ट्रीट नहीं करते हैं, सेंट्रल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में वो पानी नहीं जा रहा है, और पानी सीधा ड्रेनेज के अंदर जाता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं अभी राइट में जो पानी है वो पूरा कलरफुल है। इसके अलावा जो सूरत में एक चैलेंज है, सूरत से कुछ ही आगे एक JIDC है जिसको बोलते हैं, जो अंकलेश्वर सिटी है, अंकलेश्वर है, वापी है, ये सब सिटीज थोड़ी रेड जोन में आती है पोल्यूशन बोर्ड के तरफ से। तो वहाँ पे वो लोग की उनके ऊपर डिस्चार्ज नॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैवी है। तो जनरल प्रैक्टिस क्या होती है वहाँ की इंडस्ट्रीज की, वो लोग टैंकर में पानी डाल के और सूरत जैसी सिटीज में डिस्पोज करते हैं। तो ये सब काम रात में होता है, ये सारे काम रात में होते हैं। तो इस पे विजिलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए हम चाहते थे कि हम लोग रेसिडेंट्स को अवेयर करें, क्योंकि अगर रेसिडेंट्स ही क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो सरकार इस पे एक्शन नहीं लेगी, और डर नहीं आएगा लोगों में। जो इंडस्ट्रीज बैक ऑफ कर रही है आज की डेट में, उनमें डर आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो है ये हमारे घर तक आता है ये वाला पानी। सूरत में ये प्रॉब्लम मैंने कैसे आइडेंटिफाई की थी, 2011 में विंटर्स में, आई थिंक मैं रात को एक मूवी देख के आ रहा था 1 बजे। तो जब मैं आया तो मुझे रात को एक स्मेल आई बहुत गंदी सी। तो वो जो पंजेंट स्मेल थी उससे मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। तो कुछ 1-2 साल निकले तो मैंने देखा कि जो रेसिडेंट्स रिवर के आसपास है वहाँ पे ज़्यादा इश्यूज है, वहाँ पे स्मेल ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है। तो मैंने देखा शायद सोर्स रिवर ही हो सकता है। फिर मुझे पता चला काफ़ी सोर्सेज से कि काफ़ी टैंकर यहाँ पे आके पानी
डिस्पोज करते हैं खाड़ी में, और वो खाड़ी में डिस्पोज करने की वजह से पानी जब बैक वाटर बन के हमारे शहर में फ्लो करता है, वो स्मेल हमारे पूरे शहर में आती है। ये एक्टिविटी जनरली रात को होती है। एक हमारा इनिशिएटिव है बायो एंजाइम का। बायो एंजाइम का इनिशिएटिव हम लोग बायो एंजाइम अकेडमी, एंटरप्रेन्योरशिप अकेडमी बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, उनके साथ मिलकर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हमारे जो सिट्रस पील्स है, जो वेजिटेबल पील्स है, इससे एक केमिकल बनाते हैं जिसको बायो एंजाइम बोलते हैं, और वो हमारे लेक्स और रिवर्स को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है। तो ये केमिकल जो है आप घर पे बना सकते हैं, बहुत इजी है। आई एम श्योर काफी लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा। कैंपेन में हम लोग चाह रहे हैं कि लोग, रेसिडेंट्स जो हैं, हम लोग को कम से कम 1-2 लीटर पर मंथ हमें डोनेट करें, और हम लोग एक एक लेक्स कर करके वो पूरी साफ करें। अभी हम लोग करेंटली सूरत में साइलेंट जोन करके एरिया है, वहाँ पे हम लोग ये पहले पायलट मॉडल कर रहे हैं। हमारे पास टोटल अभी 1200 लीटर बायो एंजाइम रेडी पड़ा है, और हम लोग क्योंकि हम लोग मानसून का वेट कर रहे थे, मानसून खत्म होने का वेट कर रहे थे, अब हम लोग का मानसून खत्म हो गया है यहाँ पे, अभी हम लोग इस पे बायो रेमिडिएशन का प्रोसेस चालू करेंगे। तो बायो एंजाइम के हम लोग काफ़ी सारे वर्कशॉप्स भी लेते हैं। यहाँ पे डॉक्टर जोई जोशी हमारी लीड लेती है वाले कैंपेन में, और हम लोग हर एज ग्रुप को एजुकेट करते हैं, खाली मेन नहीं, इवन विमेन। एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी शुड नो हाउ टू मेक बायो एंजाइम, क्योंकि ये कचरे से बनता है, और कचरे से इतना मिराकुलस लिक्विड बनता है जिससे हम लोग अपनी रिवर्स और लेक्स को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो उससे बेटर कोई प्रोडक्ट है नहीं। तो आई थिंक हर घर को जो है बायो एंजाइम सीखना चाहिए और बनाना चाहिए, और अपने शहर की लोकल एनवायरनमेंट संस्था को डोनेट करना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे लेफ्ट में वॉलंटियर्स बैठे हैं, वो बायो एंजाइम प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, यानी इसको बनाने में 5 मिनट भी नहीं लगते। आप देख सके इतने सारे बैरल भर के हम लोगों ने लिक्विड बनाया है, और ये सारा लिक्विड अल्टीमेटली हमारे लेक्स के अंदर जाएगा, और लेक्स को हम साफ करेंगे। आप देखते होंगे काफी सारी लेक्स जो ग्रीन पड़ जाती है, उसमें एल्गी फॉर्मेशन और बहुत सारे इश्यूज आने लगते हैं, क्योंकि स्टिल वाटर होता है। हमारी रिवर तो क्या फ्लोइंग रहती है, तो इतने सारे इश्यूज नहीं आते हैं, बट क्योंकि लेक स्टिल रहती है तो वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज टू क्योर दोज इश्यूज। फिर हमने एक बहुत बड़ा चैलेंज देखा है शहर में। अब सूरत में क्या है, 8 लाख से भी ज्यादा माइग्रेंट लेबर्स हैं जो यूपी बिहार से आते हैं, डेली डेली वेजेस पे काम करने वाले, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। अब गलती उनकी नहीं है। अब क्या, काफी हमारे इंडिया में प्रथा ये है कि जो हमारे रिवर फ्रंट्स हैं वहाँ पे मंदिर होते हैं बहुत सारे, और मंदिर मंदिर से लोग, रिवर फ्रंट में लोग अपना जो भी अपनी आस्था का सामान है वो चढ़ाते हैं। पर उसके साथ साथ आज की डेट में मॉडर्न वर्ल्ड में लोग प्लास्टिक भी चढ़ा देते हैं। तो क्योंकि ये जो ऑडियंस है, इनको इतनी एजुकेशन नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो हमें एज अ सिटीजन मूवमेंट हमने सफाई संडे करके चालू किया, और इसमें हम लोग एजुकेट करते हैं लोगों को कि आपको यहाँ पे प्लास्टिक कचरा या कोई भी टॉक्सिक कचरा नहीं डालना है, और इसके डालने से आपको क्या क्या हानि हो सकती है आपकी हेल्थ पे और मछलियों की हेल्थ पे। तो सफाई संडे हम लोगों ने डुमस बीच से चालू किया था। डुमस बीच में मैं फुटबॉल खेलता था, तो मैं फुटबॉल खेलते खेलते एक दिन मैंने देखा काफ़ी कचरा है, तो मैंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे मैं जाके वहाँ पे सफाई करूँगा। तो डुमस बीच मेरे घर से अप्रॉक्स 30 किलोमीटर्स है, और काफ़ी हैपनिंग बीच है यहाँ पे। काफ़ी संडे को हज़ारों में लोग आते हैं यहाँ पे। तो जब मैं अकेला सफाई कर रहा था एक दिन, तो मुझे काफ़ी लोगों ने आसपास देखा, उन्होंने बोला आप क्यों कर रहे हो, आप तो अच्छे घर परिवार के लग रहे हो, आप सफाई क्यों कर रहे हो। मैंने बोला शहर मेरा है, सफाई तो किसी को तो करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे सफाई, क्योंकि ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जोन में नहीं आता था डायरेक्टली, तो यहाँ पे सफाई नहीं होती थी। नेक्स्ट क्लीन अप हमने रखा, तो उसमें 7 लोग जुड़े मेरे साथ, मेरे दोस्त, जिन्होंने मुझे देख के इंस्पायर हुए। उन्होंने बोला चलो हम भी आपकी हेल्प करेंगे। तो हम 6-7 जन मिलके अगले हफ्ते में सफाई की। अब जो 7 जनों का जो हम लोग का कैंपेन था, ये सोशल मीडिया पे और लोकल प्रिंट मीडिया में काफी वायरल हुआ। तो नेक्स्ट इवेंट में सीधा 500 लोग आए हमारे साथ। तो वो 500 लोग आने का इम्पैक्ट ये हुआ कि जब 500 लोग इकट्ठा हुए, तो हम लोगों ने उनसे कम्युनिकेशन किया कि ये कचरा जो बीच पे आया है, ये बीच का कचरा नहीं है, यहाँ पे लोग फेंक के नहीं जा रहे हैं, ये कचरा रिवर्स से आ रहा है। ये सारा कचरा रिवर्स हमारी सी में डंप करती है, और सी हाई टाइड की तरफ समय ये कचरा हमारे बीच पे छोड़ के जाती है। तो ये अवेयरनेस हम लोगों ने लोगों को देना चालू किया कि हमें सोर्स से कचरा बंद करना पड़ेगा। तो 151 वीक्स हो गए। इनफैक्ट आज भी छठ पूजा हो रही है। आज मेरे सारे वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, क्योंकि हमारे सारे वॉलंटियर्स फील्ड पे एक्टिव है। हमने यहाँ पे जितने भी रिवर फ्रंट्स है वहाँ पे टारगेट करके
छठ पूजा में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनको हम लोग बोलेंगे कि आपको प्लास्टिक नहीं फेंकना है, हम उनका सारा कचरा एक तरफ कलेक्ट करके और फिर उसको रिसाइकलिंग में देंगे। तो ये जो आप स्पॉट दिख रहे हैं, दो अलग अलग रिवर फ्रंट्स है। जो राइट में है इसको जहांगीरपुरा रिवर फ्रंट है, और लेफ्ट में आप देख रहे हो अंबिका निकेतन रिवर फ्रंट है। ये मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पे ही है, बहुत करीब है। इसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट वाली पिक्चर में कि बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं इसके अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाली रेसिडेंट्स को कैसे एक्टिव करते हैं, हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, ऑफिसेज में जाते हैं, कॉर्पोरेट्स को एजुकेट करते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं कि आप आओ, आपकी फैमिली को लेके आओ और हमारे साथ क्लीन अप में पार्टिसिपेट करो। क्लीन अप में पार्टिसिपेट करना सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर कोई बंदा कचरा उठा रहा है तो कचरा फेंकेगा नहीं। तो ये जो अवेयरनेस है वो लोगों में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखेंगे एक बार, जैसे मैंने 1998 में स्कूल में हांगकांग का एग्जाम्पल पढ़ा था कि हांगकांग एक बहुत गंदा शहर हुआ करता था एक टाइम पे। वहाँ पे गवर्नमेंट ने सीधा क्या किया, वहाँ पे आईएनआर में 1998 की करेंसी के हिसाब से आईएनआर में 38,000 रुपीज फाइन लगा दिया। कोई भी कचरा फेंकता हुआ मिला तो उस पर इतना फाइन लगेगा। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, अगले साल से पूरा शहर साफ हो गया। पर अभी हमने देखा इंडिया में ये फाइन कल्चर चलता नहीं, क्योंकि लोग उलझ लेते हैं अथॉरिटीज के साथ। तो हमने देखा ये चैलेंज है, तो क्यों ना पहले लोगों से ही सफाई करवाएं, फिर हम लोग पेनल्टीज इम्पोज करना चालू करें। क्योंकि एक बार किसी इंसान ने सफाई कर ली तो उसको सफाई ही पसंद आएगी। तो ये जोन्स में हम लोग लोगों को ये बताते हैं कि अगर हम लोग ये प्री मानसून सफाई नहीं करेंगे तो सारा कचरा अल्टीमेटली नदी के अंदर जाके हमारे बीच पे जाके मिलेगा। और नदी से जो बीच का पूरा रास्ता है उसमें काफ़ी सारे हमारे एक्वेटिक एनिमल्स ये चीज़ें खाएंगे, और ये खाने से उनकी प्लास्टिक इंजेक्शन से मौत हो सकती है। आप राइट में एक लेडी को देख सकते हैं। वो लेडी 75 ईयर ओल्ड, 75 प्लस है, और शी इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉलंटियर्स हमारे ग्रुप में। तो आप देख सकते हैं ये हर संडे हमारे बिना बोले शी ऑलवेज रीचेज द स्पॉट। और काफ़ी कचरा है जो आप राइट में देख रहे हैं पिक्चर, इनमें से इनने उठाया है। शी इज अ लीडिंग एग्जाम्पल दैट age doesn't matter, and every age group has to contribute something or the other to the environment, especially people who are of this age. आप लेफ्ट में जो पिक्चर देख रहे हैं वो हमारी नदी की हालत है। तो ये अपस्ट्रीम की हालत है। सूरत में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दो चीज़ है। अपस्ट्रीम में जो हम लोग अपना फ्रेश वाटर सेव करते हैं, और डाउनस्ट्रीम में हमारा जो हमने बराज बना रखा है, वो बराज के बाद में जो बैक वाटर आता है सी का, वो है। तो जो लेफ्ट में आप पिक्चर देख रहे हैं वो अपस्ट्रीम की पिक्चर है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। और यहाँ पे आपको सांप से लेकर हर तरीके का एक्वेटिक एनिमल मिलेगा। जो राइट में आप पिक्चर देख रहे हैं एक कैनाल है। ये कैनाल आगे जाके खाड़ी में मिलती है, और यहाँ पे हमेशा पानी ओवरफ्लो होता था। तो हमने एक दिन सोचा कि ये ओवरफ्लो हो रहा है और इस पर कोई एक्शन हो नहीं रहा है। तो हमने एक दिन अपने हाथ में जिम्मा लिया और हम लोगों ने कैनाल की सफाई चालू की। ये कैनाल के अंदर इतने सारी फिश थी, टू आवर सरप्राइज। उसके ऊपर किंगफिशर बर्ड बैठी हुई थी कि उसको जैसे कोई फिश दिखे और वो उसको पकड़े। तो हमने देखा कि ये सारे चैलेंजेस अभी तक फोकस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंडर आता है जो एक स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी है, और जो क्लीनलीनेस पार्ट है वो एसएमसी के अंडर आता है, यानी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो लोकल अथॉरिटी है हमारी। तो अब दोनों ब्लेम गेम खेलते थे आपस में। इरिगेशन वाला बोलता है कि ये पार्ट आता है एसएमसी के अंडर, एसएमसी वाला बोलता है कि ये कैनाल जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का पार्ट है, इसके अंदर जो भी कचरा वचरा है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये पीछे से कचरा आता है। तो हमने बोला ये डिपार्टमेंट्स आपस में खेलते रहेंगे तो क्यों ना हम लोग ये एक्शन ले लें। तो हम लोगों ने इसकी सफाई चालू की। इसकी सफाई हम लोगों ने, इसका एक अल्टीमेट सोल्यूशन हमने क्या किया, इसको पूरा साफ करने के बाद इसका पानी खाली किया, और खाली करने के बाद यहाँ पे एक गेट लगा दिया जिससे सारा कचरा वहाँ पे अटक जाए, और हमारा हमारा सफाई का जो काम है वो चलता रहे इजीली। अब एक जो सबसे बड़ी हिडन आर्मी है शहर की, वो है बच्चे। और बच्चे जो 5th ग्रेड से नीचे के बच्चे, 10 साल के नीचे के जो बच्चे, वो एक हिडन हिडन आर्मी है। और वो आर्मी को हमें फील्ड पे लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि ये आर्मी के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है स्टडीज की और ये सब, तो इनको हर दिन हर वीक 1 घंटा दे के फील्ड पे एक्टिव कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग आउटरीच प्रोग्राम करते हैं बच्चों के साथ। वो आउटरीच प्रोग्राम में हम लोग उनको
पहले बेसिक अवेयरनेस देते हैं तापी के बारे में, तापी नदी क्या है, कहाँ से चलती है, और तापी नदी का इम्पोर्टेंस क्या है सूरत का, और हिस्ट्री क्या है तापी नदी की। बिकॉज ऑफ तापी एंड अरेबियन सी सबसे पहले ब्रिटिशर्स सूरत आए थे, और यहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था। तो ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सब चीज़ें इनको बता के तो हम लोग इनको बेसिक अवेयरनेस देते हैं पहले, फिर हम लोग इनको सोर्स ऑफ पोल्यूशन बताते हैं कि हम घर बैठे बैठे कैसे पोल्यूशन करते हैं। जैसे आप कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे एनवायरनमेंट पे। ये सारी छोटी अवेयरनेस हम लोग बच्चों को देते हैं। इससे थोड़ी सेंसिटिविटी बच्चों में आती है। तो हम लोग काफ़ी स्कूल्स में आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं, और हम काफ़ी सारे टीचर्स और फैकल्टी भी बहुत सपोर्टिव है ये सब मैटर को लेकर, कि क्योंकि अल्टीमेटली तापी की हालत जो सूरत में आते आते पानी की हो जाती है वो बहुत ज़्यादा खराब है। अब आफ्टर द अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग उनको फील्ड विजिट कराते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम उनको बताते हैं। हम लोग यहाँ पे उनको ये दिखाते हैं कि हमारा जो गंदा पानी है वो अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है और इसका प्रोसेस क्या होता है उसके बाद। तो करेंटली जो है अप्रॉक्स 40 to 45% हमारा जो सीवेज का पानी है सूरत का वो ट्रीट होके अल्टीमेटली खाली होता है, बट मोस्ट ऑफ इट इज स्टिल नॉट ट्रीटेड एंड डायरेक्टली वो डंप होता है पानी के अंदर। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए अभी सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास बहुत हैवी फंडिंग आई है, और वो लोग काफ़ी सारे नए एसटीपी इंस्टॉल कर रहे हैं शहर के अंदर। तो ये बच्चों को हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लेके जाते हैं, उनको दिखाते हैं कि आपका गंदा पानी का इम्पैक्ट हमारे अल्टीमेटली हमारे इकोसिस्टम पे क्या होता है, और आप घर बैठे बैठे आपका जो एमिशन है वो कम कैसे कर सकते हो। आप कैसे एक नेचुरल शैम्पू यूज़ करके, या फिर आप बायो एंजाइम यूज़ करके, या फिर आप एक नेचुरल टूथपेस्ट यूज़ करके आप अपना वाटर फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। अब जो एक इशू हम लोग अपस्ट्रीम में देखते हैं वो है वाटर हाइसिंथ की, जलकुंभी जो हम बोलते हैं। तो क्योंकि सूरत में पानी लॉक करके रखते हैं कॉजवे के अंदर, तो इससे जलकुंभी का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जलकुंभी एक इन्वेसिव स्पीशीज है। इसका जो एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। इससे ट्रांसपिरेशन जो है 7 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है, हमारे वाटर लॉस जो है 7 टाइम्स हायर होता है, और इसमें मस्कीटो ब्रीडिंग होती है। इससे हमारा जो अदर स्पीशीज है वो थ्राइव नहीं हो पाती है। तो बहुत सारे चैलेंजेस वाटर हाइसिंथ की वजह से हमारे पास आते हैं। तो हमने सोचा इसको एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ देते हैं। तो हमने कायाक्स मंगाई, और कायाक्स पे हम लोगों ने उसमें लोगों को बोला कि आप कायाकिंग भी करो, आपको कायाकिंग ट्रिप आपका फ्री हो जाएगा अगर आप वाटर हाइसिंथ निकालेंगे। तो हमने अभी तक काफ़ी सारा वाटर हाइसिंथ एक्सट्रैक्ट किया है। करंटली हमारी सर्विसेज बंद है क्योंकि हमने मानसून के हिसाब से बंद किया था इसको। अब हम लोग इसको पूरा डीमॉडल करके वापस इंस्टॉल करने का प्लान कर रहे हैं। तो हमने देखा है कि ये बहुत इफेक्टिव वे ऑफ क्लीनिंग द रिवर है, क्योंकि इसमें आपको मज़ा भी आ रहा है, प्लस आपको अगर फ्री राइड मिल रही है तो आपको डबल बेनिफिट है। इसमें सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, इसके लिए हम लोग अभी एक्सपर्ट्स भी ऑन बोर्ड रख रहे हैं। फिर अब जो मेजर चैलेंजेस, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमें हर हर कैटेगरी, हर ऑडियंस तक पहुंचना है। वो भले एक मजदूर क्यों ना हो और वो अरबपति क्यों ना हो। तो उसके लिए सिटीजन आउटरीच प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा एक कैंपेन है जिसमें हम लोग पूरा ब्रिज गार्ड करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रिज से लोग कचरा फेंकते हैं इतना। तो आगे आगे जो आप कचरा पड़ा हुआ देख रहे हैं वो उस दिन हम लोगों ने कचरा जो तापी में नहीं गया वो हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है सामने। ऐसी एक ह्यूमन वॉल बना दो। तो ये सेम चीज हम लोग एजुकेट कर रहे हैं बच्चों को कि आप लोग हर संडे जाके एक ह्यूमन वॉल बना के लोगों को मना कर सकते हैं कि प्लास्टिक आप नदी के अंदर ना फेंकें। तो आउटरीच में हम लोग काफी सारे कैंपेन्स भी करते हैं, हम लोग रोड पे रैलीज भी करते हैं। हम लोग सोसाइटीज में जाके और डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडी, डिफरेंट डिफरेंट रिवर फ्रंट्स पे जाके अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। अब कुछ हर जगह हमारा पहुंचना यानी कंपलसरी नहीं है, तो हम लोग आर्ट वर्क के जरिए भी हम लोग लोगों को बताते हैं कि आप लोग
हमारा क्या इम्पैक्ट होता है अगर हम लोग अपनी नदी को गंदा करते हैं। तो ये जो आप केबल ब्रिज देख रहे हैं इसके अंदर, ये एक आइकॉनिक ब्रिज है सूरत का, और यहाँ से भी एक रिवर फ्रंट दिखता है, और यहाँ से काफी लोग कचरा फेंकते हैं। तो हम लोग उनको गुड और बैड साइड दोनों दिखाते हैं। क्या अगर आप अपनी रिवर को खराब करते हैं तो वो रिवर कैसी दिखेगी अल्टीमेटली। अब रिवर रिवर एक चीज है जो आप देख सकते हैं, बट एक चीज है जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो है एक्वेटिक लाइफ। तो एक्वेटिक लाइफ की तरफ से हमें लोगों को सेंसिटाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी लोग हैं जो सूरत क्या है, थोड़ा एक वेजिटेरियन डोमिनेंस ज्यादा है यहाँ पे। यहाँ जैन कम्युनिटी बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। फिर जो काफी गुजरातीज जो हैं वो वेजिटेरियंस हैं। पर एक बहुत बड़ा ऑडियंस है जो फिश और प्रॉन्स और ये सब सारे मीट्स भी खाते हैं। तो उनको हम लोग कैसे सेंसिटाइज करते हैं कि आप अल्टीमेटली प्लास्टिक खा रहे हो। पर जो वेजिटेरियन ऑडियंस है उनको हम लोग कैसे सेंसिटाइज करते हैं, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनको हम ये बताते हैं कि आप जो मछली है वो हमारा विष्णु का रूप होता है, मात्स्या जिसको बोलते हैं। तो ऐसी चीजों से कनेक्ट करके स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, तो हम लोग लोगों को थोड़ा और सेंसिटाइज करते हैं। तो मैं अपना ये जो तापी संरक्षण पे जो हमारा कैंपेन चल रहा है, हमारे बहुत सारे और कैंपेन्स भी चल रहे हैं, तो इससे ये कंक्लूड करूंगा कि हम लोग को हमारी रिवर्स सेलिब्रेट करनी चाहिए। हमें जितने ज़्यादा हो सके रिवर साइड इवेंट्स करने चाहिए, जिससे लोग थोड़ा और सेंसिटाइज हो। पर एक बात का ध्यान रखना है कि हम लोग को जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं उससे हमारी नदी पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। जैसे आप इसमें ये फोटो में आप देख सकते हैं कि हमने एक लीफ लिया हुआ है जो वहाँ पे पड़ा हुआ था, और उसी के ऊपर हम लोगों ने दिया बाती करके हम लोगों ने ये दीप उत्सव किया था दिवाली के दिन। तो ये कुछ हमारे तापी संरक्षण पे जो हमारा कैंपेन चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा हम प्रोजेक्ट सूरत में क्या क्या करते हैं मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। सूरत में एयर पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल सिटी है। बट एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि यहाँ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं था। अब आप देखते हैं पेपर में पढ़ते हैं सेकेंड क्लीनेस्ट सिटी है, बट अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो सूरत में बहुत सारे चैलेंजेस है वेस्ट को रिलेटेड। आज भी हमारा सेग्रीगेशन नहीं है। लास्ट सेशन जो दिव्या जी के साथ आपका हुआ था, वो शी इज लीडिंग आवर वेस्ट सेग्रीगेशन कैंपेन, सूरती सेग्रीगेथॉन करके हमारा जो कैंपेन है उनके साथ। तो सिटी में ये वाला वेस्ट का बहुत बड़ा चैलेंज है। तो लोग क्या करते हैं, लोग बेसिकली अपना कचरा इकट्ठा करके जलाते हैं, और इस जलाने की वजह से काफी सारा एयर पोल्यूशन होता है। तो हमने एक कैंपेन रन किया जिसको हम बोलते हैं आग बुझाओ, ऑपरेशन वेस्ट बर्निंग। इसका इम्पैक्ट 3 साल में ये हुआ कि 90% सूरत में वेस्ट बर्निंग एक्टिविटी खत्म हो गई, खाली सिटीजन बेस्ड विजिलेंस रख के। हम लोगों ने जिसके पास भी फोन है, जिसके पास भी फोन में कैमरा है, उसको हम लोगों ने हमारा मोबाइल कैमरा बना दिया। इसकी वजह से हमारे पास आज 3800 से प्लस फोटोज और वीडियोज हैं, जिसको हमने डॉक्यूमेंट करके, और काफी सारी एरियाज में जो वेस्ट बर्निंग होती थी वो बंद कराई। काफी जगह जहां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉन्ट्रैक्टर्स ही आग जलाते थे उनको हम लोगों ने पकड़ा गया। एक जन का तो लाइसेंस भी कैंसिल हुआ आफ्टर 2-3 वार्निंग्स। तो ये सारे इम्पैक्ट्स, इससे हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। हमारी जो एयर, तो ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स जो है वो हम लोग को खाली रेसिडेंट्स को अवेयर करने से ही हमारे पास हमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट मिलता है इसका। तो विशाल जी, आई थिंक दैट विल बी माय कंक्लूजन फॉर टुडेज प्रेजेंटेशन। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ हमारे सीनियर मेंटर सुहासताई कोल्लेकर है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पहले अपनी फीडबैक और क्वेश्चंस पूछें। धन्यवाद, अच्छी कोशिश है। मुझे 1-2 सुझाव देने थे कि मतलब बच्चों को सेंसिटाइज करना ये तो ठीक है, और आप लोग अच्छे तरह से कर रहे। पीछे वो एक दीदी का भी प्रेजेंटेशन था जिनका आपने जिक्र किया, पर सूरत में और ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है जो कि केमिकल वाटर पोल्यूशन।
ट्रेन से जाते हुए भी हम लोग भी 10-10 साल के बाद भी उसमें फर्क नहीं पड़ा करके दुखी होते हैं, लेकिन हम बाहर से जाके वहां कर नहीं पाते। हमारे कोई साथी है पर्यावरण सुरक्षा समिति, आपने सुना होगा। हाँ? तो ये रोहित प्रजापति जी है और कृष्णकांत है। कृष्णकांत तो सूरत में ही रहता है। तो इन लोगों ने, रोहित जी ने काफी कष्ट से इंडस्ट्रीज का, अंकलेश्वर का पोल्यूशन का एक्सपोज भी किया था, उसकी ये भी की थी, ऑर्डर्स में मिलाई है, लेकिन वो ऑर्डर्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो मेरी विनती है आपसे कि चाहे तो वो लोगों से भी संपर्क करें। और अभी इतना जो मोबिलाइजेशन आप लोगों का हो रहा सॉलिड वेस्ट को लेके, तो द नेक्स्ट स्टेप शुड बी पंगा लेना इंडस्ट्रीज से। सीधे बात में, जो मैं जानती हूँ वो आसान नहीं है, लेकिन वो बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। मैम, जो हम लोग, जैसे मैंने स्लाइड में सबसे पहले ही पॉइंट आउट किया था ये वाला पॉइंट, कि जो लीगल इंडस्ट्रीज है जिनके पास परमिशन है और जो अपना लीगल इंडस्ट्रीज ही कर रहे, मैं मतलब मैंने निगेटिव फीडबैक दिया नहीं, लेकिन आपने बोला जो पढ़े लिखे नहीं वो कचरा करते, ये बिल्कुल गलत है। जितने अमीर हैं, जितने पढ़े लिखे हैं, सबसे डिससेंसिटिव होते, इनसेंसिटिव होते, वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते। तो ये स्टेटमेंट आई वुड फील दैट यू शुड रिवाइज। और इलीगल इंडस्ट्रीज खाली पोल्यूशन करती, दिस ऑल्सो the so-called legal have backdated and जो अभी illegal हुआ है उनका रेगुलराइज करते, पोस्ट फैक्टो रेगुलराइज करते थे, एनवायरमेंटल सब एडवांस करते नहीं। द गुजरात so-called legal industries are worse polluter than the small industries, because small industries के प्रोडक्ट्स भी छोटे होंगे। जो लीगल इंडस्ट्रीज है अंकलेश्वर की, गीते 40 साल पहले मेरा एक रिलेटिव भी अंकलेश्वर में ज्वाइन हुआ और वापिस आ गया, बहुत खराब परिस्थिति है करके, तो वो कभी सुधरे नहीं है। एंड दे मे बी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकली एंड दैट्स व्हाई nobody wants to tackle with them, but I think with so much of your mobilization you should try that, क्योंकि हम छोटे छोटे काम करते रहते हैं, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये जो सब बड़े लोग हैं वो ज्यादा खतरनाक करते हैं। अंकलेश्वर की केमिकल इंडस्ट्री का कितना टॉक्सिसिटी आप जान सकोगे, ये तो आप जरूर रोहित जी से संपर्क करें, ही विल गिव यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स। और खाली जो कोर्ट के ऑर्डर्स है एंड दे आर एप्लीकेबल फॉर द एंटायर कंट्री, विच इज अ वेरी ह्यूज कंट्रीब्यूशन बाय रोहित जी। तो रोहित का आपके मोटिवेटेड लोगों के साथ कनेक्ट कर लो एंड यूज द स्ट्रेंथ टू स्ट्राइक द रियल पोल्यूटर्स एंड दे आर टेरिबली टॉक्सिक केमिकल्स। थैंक यू। जो फार्मा इंडस्ट्रीज है, द केमिकल इंडस्ट्रीज इन अंकलेश्वर, वापी, इवन सूरत, यू नो, दे आर द वर्स्ट पोल्यूटर्स। और ये सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज है, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर डाइंग प्रिंटिंग इंडस्ट्री would require all these chemicals to operate. So ultimately उनका अगर backward integration देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही केमिकल अंकलेश्वर में ज्यादा बन रहा है। Yeah, but they are not entitled to pollute any water bodies with that. If they are doing toxic things, they are supposed to recycle it, and they are polluting the groundwater also. That is what Rohit had exposed by going in the night and all. The first I know that they are definitely doing it for sure. So please use your mobilization and all your efforts to strike the real culprit. So we are currently, that's why we are also working with because the GPCB, you know, the pollution board is not taking things very seriously because there are other hidden agendas of their own. So what we try to do is that we try to educate all the local the residents. Because if it's a resident-based movement, that creates more impact rather than a person or maybe a group of 10 going and opposing, because that will sound like a very anarchist approach. So that's why what we do is in every initiative that we take or any campaign that we run,
we educate the masses. For example, if I'm going to a school, I'm telling them the industries are the core reason why our water I bodies. understand that. I'm suggesting to you that you have done good work. Now take the next step. Use the impact of your mobilization. Thank you. हमारे साथ सुनीता दीदी, पारस जी, आप भी अपने फीडबैक्स दीजिए। पारस पंचाल जी, रुचिका जी, सुनीता दीदी। हाँ, पारस जी अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड मेरा नाम इवनिंग। पारस है और मैं सूरत से हूँ। और जैसे आकाश जी ने बताया कि ये जो मुहिम उन्होंने सूरत में छेड़ी है, तो हम उसके एक सिपाही है। तो हम आकाश जी के मतलब उनके नेतृत्व में ये काम कर रहे हैं कि सूरत में सफाई हो सके। और तापी को मेन हमारा अभी नया जो अभी हम लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं आफ्टर मॉनसून कि तापी क्लीन अप, तो उसमें ज्यादा प्लास्टिक ना जाए और पब्लिक अवेयर हो उसके मामले में। तो उसमें हम आकाश जी को थोड़ा सहयोग दे रहे हैं। बस वही है, बाकी सजेशंस तो हम लोग अभी 1 साल से साथ में काम कर रहे हैं, तो हमें तो पता ही है कि एक दूसरे कैसे वर्क कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता दीदी। सूरत परियोजना के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। और यानी कि वो जो एक जो लगातार लगे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। उनकी जो योजना है वह बाकी शहरों के लिए एक माइलस्टोन बनने जा रही है। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। अंकित जी, अंकित दुबे। Hi, good evening, everyone. Harsh, hi, Akash, how are you, man? So, he's doing amazing work. Okay, I have seen his project on social media and everything. I have met him, and I know what kind of vision he shares. So, you all are doing amazing. Okay, and I would love to be part of this in future. For now, I'm not in India, and the way Akash he inspires. So, I would love to see all the cities in India, all the rivers and everything. We have to preserve our mountains, our resources, and we have to make our cities clean. So kudos to you all. Keep up the good work, and I hope someday I will be also part of this. थैंक यू अंकित जी। मैं एक दो तीन बातें दोनों वक्ताओं से पूछना चाहता हूँ। पहले नीलेश देशमुख सर, जो कि आज हमारे पहले वक्ता थे। एज अ टीचर उन्होंने जो बातें रखी है बेसिक, कि उनका सोशल अवेयरनेस बच्चों के साथ है, और उन्होंने अपने आर्ट को ही अपना कैंपेन बना लिया है। उन्होंने छोटे छोटे पोस्टर के जरिए लोगों तक छोटे छोटे संदेश है, मैसेजेस है, कि जो लोग उससे अवेयर हो सकते हैं। तो मेरी एक बात देशमुख सर आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि आपने जो कैंपेन शुरू की है, कितने साल हुआ है? और दूसरी बात, जो आपने सीडी कलेक्शन का कैंपेन बोला, तो उसके बारे में भी थोड़ी बात रखिएगा। सर, कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मतलब 15 साल से मेरा ये पोस्टर के माध्यम से जन जागृति चालू है। और जो सीट का है, तो वो मैंने 3 साल कंटिन्यू किया। अभी 1 साल मैंने जगत आपले राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आहेत, तर त्यांच्या जयंतीनिमित्त मी संकल्प केला होता की बुवा आपण काहीतरी असं करायचं की ज्याचा पर्यावरणाला काही उपयोग होईल। आणि त्या माध्यमातून मग मला अशी कल्पना सुचली की चला, ह्या बिया आहेत, या आपण जर गोळा केल्या आणि त्या रुजवल्या तर याचा नक्कीच पर्यावरणाला फायदा होईल। आणि त्यामुळे मी आधी स्वतः सुरुवात केली, आणि नंतर मग मी छोट्या मोठ्या कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांना सांगत गेलो, माझ्या परिचितांना सांगत गेलो, आणि बऱ्याच लोकांपर्यंत सांगण्याचा माझा प्रयत्न राहिला। आणि माझी कृती जी आहे ती दरवर्षी मी कंटिन्यू करत असतो। उन्हाळ्याच्या आसपास जेवढ्या बिया होतील तेवढ्या उन्हाळ्यामध्ये मी काही काळ त्या वाढवतो। 1 दिवस वाळू घातल्या म्हणजे नंतर मग छोट्या-छोट्या कागदाच्या वर्तमानपत्र वगैरे असतात आपले, त्याच्या पुड्या करतो। त्याच्यामध्ये 5-5, 10, 6-6 अशा बिया टाकायच्या, त्याच्या पुड्या बांधायच्या। आणि आपण प्रवासात जातो तेव्हा किंवा विद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन आम्ही शैक्षणिक भेटी घेतो, सहली काढतो।
मग तिथं काही धरण असतील, काही ऐतिहासिक वास्तू असतील, किल्ले असतील, अशा ठिकाणी जेव्हा आम्ही जातो, त्या क्षेत्रांना भेटी देतात, तर प्रवासादरम्यान आम्ही त्या घाटामध्ये, डोंगरा भागात, उसाळ भागात त्यांना प्रोत्साहित करतो आणि अशा माध्यमातून म्हणजे जास्तीत जास्त बीच रुजवण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. ओके, शुक्रिया सर। मैं आकाश you. जी, आपने जो बातें रखी उसके बारे में भी 2-3 बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। जो आपने ये शुरू किया प्रोजेक्ट सूरत, कितने साल हुए? और जैसे आपने कहा कि पहले दिन मैं अकेला क्लीनिंग कर रहा था, फिर नेक्स्ट वीक मेरे साथ 7-8 लोग जुड़ गए, और आप का अभी का जो डेटाबेस है उससे आपके साथ अभी मोर देन 1800 लोग जुड़ चुके हैं। तो ये जोड़ने में कितने साल लगे, और ये आपने जो कंटिन्यूस रखा है इसके लिए आपको मतलब स्पार्क कैसे मिला, और ये एनर्जी कैसे अपने लगातार जारी रखी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। विशाल जी, ये तो बहुत एक सेल्फिश अप्रोच थी मेरी एक्चुअली, क्योंकि मेरे को मेरी शहर की हवा, मेरे पास ऑप्शन था मैं कोई दूसरे शहर में जाके सेटल हो सकता था, वर्ल्ड के कोई भी शहर में। बट मुझे ये था कि जो शहर में मैं पैदा हुआ हूँ, ये शहर की तरफ मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जो मिला है शहर से मिला है। तो जैसे मैंने आपको बताया 2011 में मेरे को एक डिस्कम्फर्ट हुआ था, और 2019 में मैंने डिसाइड किया कि ये जो मैं जो अपने लेवल पे काम कर रहा हूँ, इससे कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं। इम्पैक्ट आएगा जब लोग जुड़ेंगे। तो 1800 जो वॉलंटियर्स हैं हमारे आज की डेट में, बट हमारे साथ मोर देन 1 लाख रेसिडेंट्स जुड़ चुके हैं आज तक, अलग अलग कैंपेन्स में। तो मोटिव ये था कि जितने ज़्यादा लोग हों, हर तरीके के लोग, वो भले माइग्रेंट लेबर हो, वो बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, वो सबसे बड़ा पोल्यूटर क्यों ना हो शहर का, वो भी जुड़ना चाहिए। सेंसिटाइज करना उनको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी अपने आप आती गई, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मेरा शहर अगले दिन ज़्यादा बेटर हो इन टर्म्स ऑफ एयर एंड वाटर क्वालिटी। तो वो एक ड्राइव थी, और आई थिंक जो मेरे साथ लोग जुड़े साथ में, उन लोगों ने जो मोटिवेशन दिया, उन लोग का जो हाउ मोटिवेटेड दे आर, उनको देख के मेरा मोटिवेशन और ट्रिपल हो जाता है कि इन लोग को भी दिक्कत तो है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा विशाल जी। हम लोग एक कैंपेन, हम लोग ने एक रैली निकाली थी एयर पोल्यूशन की तरफ। एक दिन एक्चुअली रात को बहुत स्मेल आ रही थी, तो हम लोगों ने, मैंने बोला कि हम कोई प्रेशर नहीं बन रहा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे, लोकल ऑर्गेनाइजेशन पे। तो हमने डिसाइड किया एक दिन कि हम लोग रैली निकालेंगे। तो 300-400 लोग हम लोग इकट्ठा हुए, और हम लोगों ने रैली निकालने का किया। पर उसमें क्या पुलिस परमिशन चाहिए रहती है, एटलीस्ट 20 डेज प्रायर कोई भी आप रैली निकालते हैं तो। अब मैं पुलिस स्टेशन गया, मेरे को 2 घंटे पहले पता चला कि मेरी जो पुलिस परमिशन जहाँ पे मैंने ली थी, वो थाना वो एरिया में लगता ही नहीं है। तो मुझे वो थानेदार ने बोला कि आपको दूसरे थाने में जाना पड़ेगा। मैंने बोला रैली मेरी 2 घंटे में, आप मेरे को 1 हफ्ते पहले बोलते अगर ऐसा कोई मैटर था। तो मैं नए पुलिस स्टेशन में गया, वहाँ पे मैंने उनको सारी कहानी बोली कि ऐसी ऐसी दिक्कत है शहर में, और रात को स्मेल आती है यहाँ पे। तो पहले वहाँ के मेरे को पुलिस वाले ने भगा दिया वहाँ से कि आप अभी 2 घंटे पहले आपको रैली 2 घंटे बाद करनी है, और आप अभी आ रहे हो परमिशन देने। तो मुझे एक इंस्पेक्टर अंदर सुन रहा था। वो इंस्पेक्टर ने सुन के मुझे बुलाया, उसने बोला यार मैं रात को जब राउंड मारने निकलता हूँ मेरे को स्मेल तो आती है। वो स्मेल कहाँ से आती है? मैंने बोला सर वही जानने के लिए हम लोग को रैली करनी है। उसने मुझे इमीडिएटली मुझे परमिशन दे दी। उन्होंने बोला मैं खुद भी आऊँगा आपको प्रोटेक्शन देने, और आपको आपके रैली में जुड़ूंगा। तो आप देख रहे हैं हर बंदा परेशान है। हम जीपीसीबी के साथ काम करते हैं, तो जीपीसीबी के कुछ एम्प्लॉयज हमें बहुत ज़्यादा एम्पावर करते हैं। पोल्यूशन बोर्ड के जो लोग हैं वो हमें एम्पावर इसलिए करते हैं कि वो लोग भी चाहते हैं कि चेंज आए शहर में। वो लोग हमें हमारा रेफरेंस प्रिंट मीडिया में देते हैं, प्रेस में देते हैं कि आप इस लड़के को आप प्रमोट करो, इस लड़के का आप आर्टिकल पेपर में डालो। तो हम देख रहे हैं कि सब परेशान है, पर सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही हम प्रोजेक्ट सूरत में कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। और दूसरी बात आपने जो बोला कि मोर देन 1,75,000 kg आपने कचरा कलेक्ट किया, वेस्ट। तो ये सब कलेक्ट करने में जितने वॉलंटियर्स थे, तो आप इसका बाद में रिसाइकलिंग करते हो या डंपिंग करते हो? पहले हम लोग इसका सेग्रीगेशन करते थे प्रॉपर, और सेग्रीगेशन करके उसका हम लोग जो भी जिसको देना है उसको दे सकते, रिसाइकलर्स को देते थे हम लोग।
बट ओवर द टाइम क्या हुआ, जो बीच का जो हम लोग को बीच पे जो कचरा मिलता है वो इतना ज़्यादा, उसमें सैंड और ये सब चीज़ें होती है कि उसको साफ करके रिसाइकल करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और वो रिसाइकलर लेने से मना कर देता है। उन्होंने बोला हमारी मशीन में सैंड फंस जाती है, तो फिर हम लोग डंपिंग करते हैं उस चीज़ का। पर काफ़ी सारी चीज़ें जो रिसाइकल हो सकती है और जो ऐसे एरिया से मिलती है हम लोग को, जैसे हम लोग लीव्स का प्रोग्राम चलाते हैं, जो ब्राउन वेस्ट है उसका हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं, वो कलेक्शन ड्राइव्स हम लोग रखते थे पहले। कोरोना के बाद हमारी ये वाली एक्टिविटी जो है वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ, वो थोड़ी कम हुई है, क्योंकि हम लोग मेजरली फोकस कर रहे हैं एयर एंड वाटर पे। और दूसरी बात सर, आपने जो स्कूल आउटरीच प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है, तो आपने एज ग्रुप बोला कि इट्स बिलो 10 इयर्स स्टूडेंट, तो उनके सेफ्टी का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना, कि अगर उनको हम सफाई के लिए बीचेस पर लेकर जा रहे हैं तो उनको कुछ इंजरी वगैरह होगा, तो उसके लिए आप क्या कोशिश करते हो कि वो सेफ रहे? तो जो हमारी दो कैटेगरी है, एक कैटेगरी है 10 ईयर्स बिलो, उनकी हमारी एक पूरी अलग प्रेजेंटेशन और अलग क्यूरेशन है उसके लिए। उसमें हम लोग मेजरली अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, और उनको वॉलंटियरिंग के लिए हम लोग बोलते हैं कि आप जाके, जैसे ब्रिज है या कोई रिवर फ्रंट है, वहाँ पे आप 4-5 दोस्तों को लेके जाके, एंड विद अडल्ट सुपरविजन ऑफ कोर्स, उनके साथ जाके आप लोगों को मना करिए कि आप कचरा नहीं फेंको। एज एज सिंपल एज दैट। उनको हम लोग क्लीनअप में प्राइमरीली इन्वॉल्व नहीं करते। जो 10 ईयर प्लस हैं, जो 8th ग्रेडर्स हैं, 9th ग्रेडर्स हैं, 10th ग्रेडर्स हैं, उन लोग को हम लोग थोड़ी और कॉम्प्लेक्स एजुकेशन देते हैं तापी संरक्षण की। ये हमारा कैंपेन एसएमसी के साथ है, सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ। हम लोग ये आउटरीच प्रोग्राम जो कर रहे हैं बड़ों के साथ, वो डेडिकेटेडली तापी शुद्धिकरण प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। अब दो चीज है, एक है शुद्धिकरण और एक है संरक्षण। शुद्धिकरण जो आपका चीज खराब हो चुकी है उसका, उसको शुद्ध कर रहे हो। संरक्षण जो चीज शुद्ध है उसको आप शुद्ध रख रहे हो। तो ये दो चीज हम लोग पैरेलली लोगों को समझाते हैं। वह बहुत ही बढ़िया। अगर इसका कोई वीडियो वगैरह होगा तो एक 5 मिनट में बायो एंजाइम आप कैसे ट्रेनिंग देते हो उसके बारे में कह सकते हो तो, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है तो लोगों को बाद में इसका फायदा हो सकता है कि आपका बायो एंजाइम का प्रोसेस कैसे है, तो बाकी लोग भी सीख सकते हैं। तो उसके बारे में अगर बता सकते हो तो एक 5 मिनट में। तो बायो एंजाइम में खाली 3 चीज चाहिए आपको, एक्चुअली 4 चीज चाहिए। पहली चीज है आपको सिट्रस पील्स चाहिए, मौसम्बी, ऑरेंज, लेमन के पील्स। आपको पानी चाहिए, आपको एक प्लास्टिक का बॉटल चाहिए, और आपको जैगरी चाहिए, अपने जो अपने गुड़ चाहिए अपने को। ये 4 चीज चाहिए हमें। तो ये 4 चीज का प्रपोर्शन बताता हूँ आपको मैं। आपको 3 पार्ट्स ऑफ सिट्रस पील्स, 1 पार्ट ऑफ जैगरी यानी हमारा गुड़, और 10 पार्ट पानी, यानी रेशियो है 3:1:10। ये 3 चीज का रेशियो है। ये चीज को आपको एक मिक्सचर बना के, और आपको 90 डेज स्टोर करना है एक प्लास्टिक की बॉटल के अंदर। और वो प्लास्टिक का जो बॉटल है उसका उसका मुंह छोटा होना चाहिए, उसका जो नेक है वो छोटा होना चाहिए। और आप पूरा बॉटल मत भरना, उसका नेक जो है आपको बचा के रखना है थोड़ा, क्योंकि उसमें गैस फॉर्मेशन होती है, और वो गैस पहले 10 दिन आपको आपको रिलीज करनी है। आपको पूरा ढक्कन नहीं खोलना है उसका, बट आपको थोड़ा उसको खोल के गैस रिलीज हो जाएगी, फिर आप उसको बंद कर दीजिए। तो इसका बनाने का प्रोसीजर बहुत बहुत ईजी है। आप कोई भी एक कंटेनर ले लीजिए, उसमें आप 10 पार्ट पानी डाल दीजिए, उसके अंदर आप छोटे टुकड़े करके आप पील्स डाल दीजिए, सिट्रस पील्स, लेमन के, मौसम्बी के, या फिर ऑरेंज के। आप एक्चुअली कोई भी वेजिटेबल या कोई भी फ्रूट से बना सकते हो, बट क्योंकि हम लोग ज्यादा बायोएंजाइम घर में यूज करते हैं। बायोएंजाइम आप कहाँ यूज कर सकते हो आपको बताता हूँ। आप घर में फ्लोर क्लीनर की तरह यूज कर सकते हो, आप उसको बर्तन धोने के लिए यूज कर सकते हो, ऐश के साथ मिक्स करके, वुड ऐश के साथ मिक्स करके। आप उसको शैम्पू में शिकाकाई के साथ मिक्स करके भी यूज कर सकते हो। तो आप अपनी गाड़ी धोने के लिए काम ले सकते हो। कोई भी टफ स्टेन्स है आपको निकालने हैं, तो आप बायो एंजाइम लगा के आप उसको कर सकते हो यूज। अब बायो एंजाइम कितना यूज करना है आपको, अगर आपकी एक बाल्टी पानी है उसमें आपको खाली 2 ढक्कन बायो एंजाइम डालना है। उसको अच्छी तरह मिला के फिर आप उसको रेगुलर पोछे की तरह यूज कर सकते हो। तो बहुत सिंपल चीज़ है। आपने 10 पार्ट पानी लिया है कंटेनर के अंदर, आपने उसके अंदर आपने छोटे बारीक पीस डाल दिया आपने आपके सिट्रस पील्स के, और आपने
जो गुड़ डाला है, गुड़ आप डिजोल्व करके डालेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि डिजोल्व होने में थोड़ा टाइम लगता है। उसको डिजोल्व करके आप डाल दीजिए, उसको आप थोड़ा मिक्स करिए, ज्यादा मिक्स नहीं करना है, थोड़ा मिक्स करके आप बॉटल में डाल दीजिए और वो बॉटल आप बंद कर दीजिए और कोई भी डार्क प्लेस में आप उसको रख दीजिए। आसपास गर्मी नहीं होनी चाहिए, कोई भी हीट का सोर्स नहीं होना चाहिए, थोड़ा कूल कूल एंड ड्राई प्लेस हो तो ज्यादा अच्छा है। और आपका 90 डेज में वो चीज़ रेडी हो जाएगी। आपको कैसे पता चलेगा कि रेडी हो गया है? आपको दिखेगा कि पहले आपके जो सिट्रस फील्स है वो फ्लोट कर रहे होंगे, एंड में वो सिंक हो जाएंगे पूरे, और उस लिक्विड का जो कलर है वो पेट्रोल गोल्डन ब्राउन लिक्विड जैसा हो जाएगा। मेरे पास प्रेजेंटेशन आई थिंक इस पे है, बट मैं एक बार चेक करता हूँ। मैं आपको एक प्रेजेंटेशन ऐसा हो तो विशाल जी फॉरवर्ड भी करता हूँ इसकी। हाँ हाँ चलेगा। आप इंटरेस्टिंग चीज़ है बायो एंजाइम, और इससे आप कोई भी लेक या वाटर बॉडी आप क्लीन कर सकते हैं। और सबसे ओके इंटरेस्टिंग, ओके। अगर आपका बैच खराब भी हो जाता है तो आप अपने नाली में भी डालोगे तो वो आगे जाके उसको अच्छा ही करने वाला है। पर इसमें एक चैलेंज ये है कि आपका जो अगर पानी मूविंग है, जैसे रिवर है, रिवर में अगर आपका पानी कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। स्टिल वाटर में इसका इम्पैक्ट आपको ज्यादा दिखेगा। बहुत ही बढ़िया। और एक आखिरी चीज, जो आपने कहा कि आप जो बड़े बच्चे उनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी ट्रेनिंग देते हो, तो ऐसे कितने प्लांट्स आपने इसमें जोड़े हैं? क्या आप खुद उसमें काम करते हो, क्या कोई एजेंसी से काम करवा लेते हो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट? जैसे मैंने बताया आपको, हमारा जो तापी शुद्धिकरण का जो प्रोजेक्ट है, तापी संरक्षण का इनिशिएटिव हमारा खुद का है, इंडिजीनियस। पर जो तापी शुद्धिकरण का जो हमारा इनिशिएटिव है वो हमारा एसएमसी के साथ है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ। तो सारे एसटीपी प्लांट जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर ही आते हैं, ड्रेनेज डिपार्टमेंट के अंदर। तो हमें परमिशन का कोई इशू है नहीं, तो कहीं भी हम लोग विजिट कर सकते हैं। हम लोग को स्पेशल आवर्स मिलते हैं कि हम लोग विजिटिंग आवर्स स्पेशल होते हैं, क्योंकि बच्चों की सिक्योरिटी, सेफ्टी और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस टाइम हमारा जो कंसर्न पर्सन है, जो पूरा हमारे हमारे हमें टूर कराता है प्लांट का, वो भी फ्री होना चाहिए उस टाइम पे। तो ऐसे डेडिकेटेड आवर्स होते हैं हम लोग के, जो हम लोग उनको बच्चों को विजिट कराते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे अच्छी चीज़ हमारे लिए सूरत में ये है कि एशिया का सबसे हाईटेक प्लांट एसटीपी जो है वो सूरत में, वन ऑफ द मोस्ट हाईटेक प्लांट्स, जो अ, गंदा पानी रिसाइकल करके इंडस्ट्रीज को सप्लाई करता है। और ये टेक्नोलॉजी सूरत में बहुत पहले आ चुकी थी। आज जो एशियन बड़ी डेवलप्ड एशियन कंट्रीज है वो आज ये टेक्नोलॉजी अपना रही है। तो सूरत ये बहुत पहले कर चुका है, क्योंकि सूरत, जैसे मैंने आपको बताया कि 30 से 40 करोड़ लीटर पानी पर डे इंडस्ट्रीज को रिक्वायरमेंट है, तो मेरा कैलकुलेशन है। और जो रियल रियल फिगर तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अगर इतना ज़्यादा पानी चाहिए हमें, तो हमें हमारा फ्रेश वाटर डिपेंडेंसी कम करना ही पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया सर। और एक आखिरी सवाल कि ये सब आप प्रोजेक्ट सूरत के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करते हो? क्योंकि आपने कहा कि मोर देन 1800 वॉलंटियर्स है, तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, अलग अलग चीजें होगी, तो इसके लिए आप फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलता है, कहाँ से आप फंड रेज करते हो? तो हम लोग के वॉलंटियर्स में जो भी है, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, जैसे हर फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग हैं। हमारे हमारी कोर तीन चीज़ है, तीन वैल्यूज हमारी वॉलंटियर्स में अंदर है उनके। एक है कि सेल्फलेस, सेकंड है उनको टाइम देना है, तीसरा है उनको पैसे भी डालने पड़ते हैं कभी कभी खुद के, यानी दैट इज देयर ओन विश। हम लोग किसी से पैसे मांगते नहीं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का मैटर है तो वो खुद का व्हीकल लेके आते हैं। हम ट्राई करते हैं जितना हो सके कारपूलिंग करें, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो बस ले सकते हैं हम लोग। तो वो सारे ऑप्शन हम लोग उनको देते हैं। तो कहीं भी हम लोग किसी से भी पैसा रेज नहीं करते हम लोग, ना कोई कॉर्पोरेट से सीएसआर लिया आज तक हम लोगों ने, ना ही हमने कोई गवर्नमेंट फंडिंग लिया आज तक। इनिशियली जो था वो मैंने अपने प्राइवेट फंड्स डाले थे, बट इवेंचुअली आई थिंक हम लोग उसको सेल्फ सस्टेनेबल कर लेते हैं। हम लोग छोटे मोटे इवेंट्स करा देते हैं, वो इवेंट से हम लोग का टारगेट फुलफिल हो जाता है, तो हम लोग वो पैसा राउट करके हम लोग अपने कैंपेन्स में मूव करते हैं। बट हम लोग कोई भी सीएसआर फंड्स नहीं लेते। और कहीं भी पैसों की आवश्यकता होती है तो हम लोग अगर वो कोई गवर्नमेंट एजेंसी का काम है तो हम लोग उन पे प्रेशर बना के वो काम करवाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स तो भरा ही है हम लोगों ने।
और अगर वो काम किसी के परव्यू में आता है तो उनको करना चाहिए, ना कि कोई कंपनी को सेपरेट CSR फंड डाल के उसको करना चाहिए। और ये कोई भी, मैं मानता हूँ कोई भी NGO को इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उनको कहीं से CSR फंड मिल रहा है, उसको लेके आपने ऐसी जगह डाला जिसका टैक्स ऑलरेडी हम भर चुके हैं, तो वो एक बहुत बड़ा वेस्ट है। आई बिलीव अगर वो उसका फंड अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी के पास ऑलरेडी है, तो आप उन पे प्रेशराइज करके और उसको डिप्लॉय कराइए फिर, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग अल्टीमेटली वो पैसा खाते ही हैं। बहुत ही बढ़िया। और एक आखिरी जो आपने कहा जो ह्यूमन वॉल्स जो बच्चों के साथ आप करते हो, तो अब कई कई जगह अपोज भी होता होगा दूसरे लोगों से, तो वो एक्सपीरियंस कैसे रहता है आपका? क्योंकि सारा पॉजिटिव रहेगा, क्लाइमेट ऐसे तो नहीं रहता है, फिर कुछ जगह तो अपोज भी होता होगा, तब आप क्या करते हो? अपोज तो बहुत होता है, नहीं बहुत, काफी लोग तो एंटी हिंदू बोल देते हैं, काफी लोग तो कुछ भी यानी जो मुंह में आता है बोल देते हैं। पर हमने ये देखा है कि झुंड होता है ना, जब हमारा, हम लोग जब 15-20 लोग होते हैं और सामने 1-2 लोग होते हैं, तो वो सुनते हैं। हमें एक बंदा खड़ा होकर 10 जनों को बोलूंगा तो 10 जन मुझे गालियां भी देंगे, अपोज भी करेंगे। बट ये जो अप्रोच है जिसमें हम लोग 15-20 रेसिडेंट हर एज ग्रुप के, लड़का भी है लड़की भी है, तो हम लोग थोड़ा सेंसिटिव अप्रोच रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग जाके डांटते हैं किसी को, हम समझाते हैं उनको, और फिर उसकी चॉइस है। अगर वो फेक भी रहा है तो हम लोग उसको मना नहीं करते, अगर वो फेक रहा है उसकी चॉइस है, बट हमारा काम है हम उसको एजुकेट करना। वो फिर उसका कर्म है, यानी वो करना है तो करेगा ही। मैं आपको सुबह का एग्जांपल देता हूँ। आज मैं साइकिलिंग पे गया था, मैंने एक बच्चे ने मेरे सामने रैपर फेंका। वो 4-5 बच्चे थे। मैंने उस बच्चे को दूर से इशारा करके बोला कि आप वो रैपर उठा के जो है फेंक दो। उसने वो रैपर नहीं उठाया, उसने नहीं उठाया, नहीं उठाया उसने, तो वो उसकी चॉइस है अल्टीमेट। तो कुछ जो वो आप नहीं बदल सकते, बट ये मेरा मानना ये है कि अगर 10% भी बदलते हैं तो एक बदलाव तो आता ही है। वेरी गुड मोमेंट एंड वेरी इंस्पायरिंग फॉर एवरीबॉडी। तो मुझे आज आप दोनों वक्ताओं से जो सीखने को मिला बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम भी है और इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ये देखेंगे और इससे सीखेंगे। मैंने पहले भी कहा कि हमारा ये जो आओ तापी नदी को जाना है, क्योंकि जैसे आपने प्रोजेक्ट सूरज जब शुरू किया तो आपको एक स्मेल के वजह से आपको ये काम शुरू करने की प्रेरणा मिली। तो वैसे हर जैसे कोई डॉक्टर रहता है, वो उस पेशेंट गया कि उसका पेन पहले देखता है, वैसे पेन आपने देखा। तो हमें हर वेबिनार में जो आप जैसे महानुभाव मिलते हैं, उन्होंने पेन ढूंढा है अपने अपने जगह का, और उसका सॉल्यूशन खुद निकाल रहे हैं। तो हम तो ये नहीं कह सकते कि हम आके आपको सिखाएंगे, हम तो आपसे सीखने के लिए, क्योंकि ये आपका खुद का कार्य क्षेत्र है और आपने आपके जगह का पेन ढूंढा है और उस पे सॉल्यूशन करना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो सच में ऐसे आप जैसे 90 से ज्यादा लोग यहाँ आ चुके हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से, और हमारा मकसद यही है कि ये सारे लोग जैसे जुड़ गए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि हमने 36 डिस्ट्रिक्ट का ऑनलाइन संवाद यात्रा किया महाराष्ट्र में, तो उसका अभी क्या हुआ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और जल बिरादरी ऐसे मिलकर अभी 2 अक्टूबर से लेके 30 जनवरी तक हम 75 नदियों की यात्रा निकाल रहे हैं महाराष्ट्र में। तो अभी डिसाइड किया था कि 75 नदी, 75 रिवर्स, लेकिन अभी वो मोर देन 100 रिवर्स हो गए, 110 तक रिवर्स पहुंच गए। तो ये ताकत है कि ऑनलाइन जैसे संवाद शुरू है, तो वैसे ऑफलाइन भी, फिजिकल भी वर्क हो सकता है। और ये खुशी की बात है कि ये वेबिनार के वजह से, ऑनलाइन के, आप जैसे सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं। हमारे ये जो भी मूवमेंट है इसमें, तो सच में आगे जाके हम भी
पूरे तापी रिवर बेसिन में कैसे सारे लोगों को इकट्ठा करके, हर एक का प्रोजेक्ट अलग अलग है, तो वो सारे मिलकर अपने तापी मैया की सेवा में कैसे हम अच्छा कार्य कर सकते, इसके बारे में हम जरूर आगे जाके सोचेंगे। मैं दोनों वक्तों से फिर से एक बार कहता हूँ कि एक छोटा सा मैसेज जाते जाते दीजिए, फिर हम समापन की तरफ जाते हैं। नीलेश सर और आकाश जी। हॅलो, हाँ बोलिए सर। पर्यावरण हे आपलं आहे, पर्यावरणामुळे आपण आहोत, त्यामुळे पर्यावरण वाचवा आणि त्या माध्यमातून पर्यायाने स्वतःला वाचवा, एवढंच जाता आता सांगेल. आणि पर्यावरणापूरक आपली कृती असली पाहिजे, आपलं आचरण असले पाहिजे, एवढंच बोलून मी माझे शब्द संपवतो. धन्यवाद नीलेश जी। आकाश जी। मैं तो ये बोलूंगा कि लोग जितना हो सके अपनी लाइफ मिनिमल करें, जो चीज़ नहीं चाहिए वो मत खरीदो, और जो चीज़ ले रहे हो वो अच्छी खरीदो। लिव मिनिमल एंड बाय गुड, दैट इज माय मैसेज। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं हमारे पूरे टीम की तरफ से दोनों वक्ताओं का और जो भी हमारे साथ यहाँ पर श्रोतेगण आए थे उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हम एक छोटी सी प्रार्थना लेकर, क्योंकि ये सत्संग है और हम हर दूसरे और चौथे संडे को यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, तो हम एक प्रार्थना से आज का ये प्रोग्राम समापन करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना लेता हूँ, फिर हम बाद में रुकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। फिर से एक बार मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ और हम यहाँ पर आज का ये वेबिनार स्टॉप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। थैंक यू विशाल जी, आपने मुझे बुलाया है। थँक्यू. थैंक यू।